हेलो एवरीबॉडी, दिस इज यस पंडित हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप। देखो, आज ही जो क्लास बैच स्टार्ट हो रहा है ये एक तरीके से फ्री बैच है और हम लोग एक नया, एक कैसे कह सकते हो, बहुत बड़ा चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमेशा से हम लोग चाहते थे। जितने लोग पार्ट बनना चाहते हो जरूर पहले वाले कमेंट में TCG 2.2 करके टेलीग्राम ग्रुप है, फ्री है, उसको ज्वाइन कर लो, क्लास पूरी अटेंड करो। और अगर आप भी ऑफलाइन या लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हो, सिर्फ 101 रुपए का है, तो आप उस ग्रुप में जाके सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। क्लास ध्यान से करो और इस चेंज में जो गुरु शिष्य परंपरा, जो चीज हम लोग दोबारा से वापस लेके आने वाले हैं, इसका एक बहुत बड़ा, आपको समझ लो, आपकी लाइफ का बहुत बड़ा एक चांस हो सकता है। तो इसको एक बार देखो और शेयर करो जो लोग एक्चुअली में डिजर्व करते हैं इसका पार्ट बनना। तो लेट्स बिगिन द क्लास। सब लोग यहाँ पे जितने भी लोग आए हो, आज से आपकी हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले आप सबके दिमाग में 2-4 क्वेश्चंस होंगे, फिर हम आपस में भी डिस्कशन करेंगे। और जो ऑनलाइन बैठे हुए हो जितने लोग, मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आप लोग ऑफलाइन आओ, क्योंकि ऑफलाइन जो मैं करने वाला हूं आने वाले टाइम पे, उसमें बहुत लोगों की लाइफ बदल जाएगी और आप ही को उसका फायदा होने वाला है। देखिए, सबसे पहले बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, मुझे तो जानती हो ना, इंट्रोडक्शन थोड़ी देना मुझे अपना। हाँ, कोई ऐसा जो मुझे ही नहीं जानता है? नहीं है ना? आपके इंट्रोडक्शन मैं भी ले लूंगा, आप लोगों का भी नाम पता होना चाहिए, आप लोग मेरे साथ रहोगे आने वाले टाइम पे। देखो, सब लोग के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर ये बैच लॉन्च क्यों किया आपने, होगा ना, कि सर क्यों इतनी फीस लगती है, आपने 100 रुपए में लॉन्च कर दिया, उसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन एक सिंपल सा है। मैं इस समय लाइफ में 2 चीजें कर रहा हूं स्टूडेंट्स के लिए। पहली चीज, जो बच्चे या जो लोग अपनी लाइफ में फाइनेंस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं, मैंने उनके लिए जो मुझे आता है उनको अलग से प्रिपेयर कर रहा हूं। कोई पैसे नहीं लेता मैं उनसे भी, पैसा मैंने कमा लिया अपनी जिंदगी। अब इस टाइम पे मेरी लाइफ का एक ही मोटिव है और मैं उस मोटिव के लिए, चाहे मुझे लोग कितना भी रोकने की कोशिश करें, मैं रुकूंगा नहीं। वो मोटिव ये है, आप लोगों से एसोसिएट करके बताता हूं क्यों मैंने बैच लॉन्च किया। मेरा मोटिव यह है कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट, जो एस्पिरेंट्स पढ़ना चाहते हैं सच में, लिटरली, उनको पैसे की वजह से कभी भी उनके सपने मारने ना पड़े। ठीक है, मेरी जिंदगी में मैं बहुत जीरो लेवल से उठा, बहुत नॉर्मल परिवार से उठा, मेरे पास कोचिंग के पैसे नहीं होते थे। मैं जानता हूं कि जब इंसान कोचिंग में जाता है पैसे कहीं से जुगाड़ करके भी, और फिर उसका काम वहां नहीं बन पाता या नहीं सेटिंग बन पाती, तो कितना प्रेशर आता है, बच्चा वैसे डिस्टर्ब हो जाता है। आज मैं उस स्टेज पे खड़ा हूं कि मैं यहां खड़े होके आज कितने 8, 8,500 बच्चा है, उन लोगों की लाइफ में इंपैक्ट कर सकता हूं। और आने वाले 2-3 साल में, 1 साल में, 2 साल में, जब तक बच्चे आते रहेंगे, मेरा ये एम है कि मेरे सामने जो भी बच्चा बैठ रहा है, उसकी जिंदगी में उसका सपना IAS ऑफिसर बनने का, मैं बनाऊंगा उसको। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है। पैसे तो मैं ले ही नहीं रहा आपसे, जो भी लिया है वो अयोध्या गया। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जितना मैं बोलूं, मैं आपके साथ मेहनत करने को तैयार हूं, मैं आपके साथ मेहनत करने को तैयार हूं, मैं खुद पढ़ाने को तैयार हूं, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स मैं पढ़ा। आपको सिर्फ और सिर्फ जितना बोला जाए उतना रेगुलर रूटीन पे करना है। सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूं। एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होते हैं, उसका रीजन, सिलेक्शन इसलिए नहीं होते क्योंकि इंस्टीट्यूट्स के अंदर बच्चों को एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर पढ़ाया। आप समझ रहे हो मेरी बात को? यहां कंज्यूमर तो हो नहीं, आप कंज्यूमर हो, कस्टमर नहीं हो। एक्चुअली कंज्यूमर तो जो कंज्यूम कर रहा होता है वो कंज्यूमर ही होता है, कस्टमर अलग चीज होता है। कस्टमर जो पैसे करता है, कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है। जैसे बच्चे हैं, अगर कोई स्टूडेंट के एडमिशन लेता है किसी इंस्टीट्यूट में, तो उसके फादर मदर पे कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली कस्टमर होते हैं, बच्चा कंज्यूमर होता है। बच्चा कभी कस्टमर नहीं होता है। तो आप लोग कंज्यूमर हो, कस्टमर का तो यहां बात ही नहीं बनती। तो यहां मेरे को सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे सामने जितने लोग बैठे हो आने वाले टाइम पे, इंडिया में जितने IAS ऑफिसर हो, वो कैटलिस्ट, और ये मैं कर लूंगा। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में पिछले 12 साल से जो चाहा है वो पा, क्योंकि मैं पीछे पड़ जाता हूं। पीछे पड़ने का मतलब मेरे अंदर एक सनक है कि जो चीज मुझे चाहिए वो चाहिए, और उसके लिए मैं जितना कर सकता हूं उतना करता हूं। अब मेरे सामने आप लोग जितने लोग बैठे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी लोग हो, मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है, जिस मोटिव से मैं आऊंगा, पढ़ाऊंगा, आपको पूरी जान लगाऊंगा, सारे नोट सब कुछ, आपको कुछ पैसा नहीं देना। आपको सिर्फ एक काम करना है। वो क्या करना है? मेहनत करना। जिस दिन सिलेक्शन हो जाए उस दिन अपनी सक्सेस स्टोरी में बस इतना बोल देना कि मैं
इस इंसान की इज्जत करता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, कुछ भी नहीं चाहिए, लिटरली बता रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं। मैंने कमा लिया पैसा यार, अब मुझे करना है। एक होता है ना जिंदगी का एम होता है इंसान का, और मैं चाहूंगा आप भी करो सेम चीज। मैं आज आपको इतने बड़े मंच पे इतने सारे लोगों के सामने खड़े होकर बोल रहा हूं, आप ऑफलाइन बैठे हो, ऑनलाइन भी बहुत सारे बच्चे बैठे हो, मैं खुला बोल रहा हूं, मैं आपका सिलेक्शन करा के मानूंगा। आपको सिर्फ मेरा साथ देना है। आपको साथ देने का मतलब है, मैं अगर आपको बोलूं बेटा ये कल आपकी कॉपी चेक होगी, आपको ये क्वेश्चन लिख के लाना है तो लिख के लाना है। अगर मैं आपको बोलूं बेटा ये क्वेश्चन लगाने हैं तो लगाने हैं। अगर मैं आपको बोलूं आज पूरी रात इस चीज को पढ़ना है तो पढ़ना है। आज तक किसी ने नहीं किया एजुकेशन में ऐसा, तो मैं करूंगा। और मेरा ये स्टेप इसीलिए है क्योंकि मैं लिटरली चाहता हूं कि लोग सेलेक्ट होके, आज से जब मैं बुढ़ा हो जाऊं ना, जब मैं हो जाऊं 50 साल का, तो मैं जहां जाऊं वहां मुझे एक कैटलेस फैमिली का बच्चा दिखे, जहां पे डीएम जाओ वहां पे। मेरा यही एम है। मैं इसलिए दोनों जो मुझे आता है ना, मुझे दो ही चीजें आती हैं, एक पढ़ाना आता है क्योंकि मैंने यूपीएससी दी, एग्जाम्स नहीं, एग्जाम निकाले, दूसरा मुझे बिजनेस करना आता है। दो चीजें मुझे आती। तो जो चीज मुझे यहां आती, जो लोगों को ये चीज चाहिए मैं उनको वो फ्री में दे रहा हूं, वो सिखा रहा हूं। नॉलेज है ना, नॉलेज तो ज्ञान तो एक ऐसी चीज है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है। और यहां तो आप लोग ऐसे मान लो, आप लोग तो मेरे आगे चल के अगर आप सिलेक्शन हो जाओगे, आप तो मेरे चलते फिरते इज्जत हो, रिस्पेक्ट हो। जहां जाऊंगा बच्चा अगर एक दिल से भी बोलता है ना सर मैंने सर से पढ़ा, वो पूछे कितना पैसा दिया, पैसा नहीं दिया, तो बस वही चाहिए मुझे। मैं चाहता हूं मैं बुढ़ा हो जाऊं तो मुझे हर जगह एक ही जगह के आईएएस ऑफिसर दिखे, हर जगह के एक ही जगह के एसडीएम डीएम दिखे, और वो है कैटलेस फैमिली के, और सब मिलके ये चीज, और ये हम करेंगे। मैं बता रहा हूं, मैंने आज तक जो ठाना है ना उसको पाया है। मैं बता रहा हूं, मैं सनक जाता हूं, फिर मैं उसके पीछे पड़ जाता हूं। और मैंने अपने लास्ट ईयर क्या, बहुत पहले से मैंने इस चीज को सोचा था कि मैं एक दिन ऐसा कुछ करूंगा, और आज मैं इतना काबिल हूं कि मैं कर सकता हूं। मैं आपसे बिना पैसे लिए पूरी बिल्डिंग चला लूंगा, बिना पैसे लिए सब कुछ चला लूंगा, और नॉलेज मुझ में है, मुझे किसी की जरूरत है, मैं अकेला भी चलूंगा अपने आप को। लेकिन आपकी तरफ से मुझे सिर्फ एक कमिटमेंट चाहिए, और वो कमिटमेंट ये कि मैं वो फॉलो करूंगा या करूंगी जो मुझे बोला जाएगा सीरियसली। कर पाओगे? बोलने के लिए नहीं बोलना है, पीछे पड़ जाऊंगा मैं। पीछे पड़ने का मतलब समझते हो? लिटरली पड़ जाऊंगा। पैसे नहीं दे रहा तो कौन पी लूंगा? सच बता रहा हूं। मेहनत करूंगा जब मैं यहां आके, आपको टाइम दूंगा यहां आके, तो मैं तभी दूंगा जब मुझे रिजल्ट चाहिए। मुझे रिजल्ट चाहिए तो चाहिए, तो मैं आपके पीछे पड़ने वाला हूं, इस चीज को ध्यान रखना आप। तो आप सीरियसली मेहनत करने को तैयार हो, मैं इसलिए बार बार बोल रहा था। और जो ऑफलाइन आ रहे हो ना, जो क्लास में यहाँ के बैठ रहे हो, आने वाले 10 से 15 दिन में आपके लिए कुछ बहुत बड़ी चीज मैंने प्लान की हुई है। अभी तो हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना आप बस, और बहुत बड़ी चीज प्लान की है, और वो अनाउंस करेंगे। थोड़ा और माहौल बनने दो, थोड़ी आप भी एक्टिव हो जाओ, फिर अनाउंस करेंगे। एकदम इतनी सारी खुशी नहीं मिलनी चाहिए, वरना आप ओवर एक्साइटेड हो जाओगे। धीरे धीरे देंगे, धीरे धीरे आपके सामने चीजें बताएंगे। बट मेरा जो एम है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। मेरा बैच करने का लॉन्च सिर्फ यही मोटिव था, और आने वाली लाइफ में ऐसे ही जीने वाला हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज होती है जो मैं कर पा रहा हूं आज, हर कोई नहीं कर पाता। मैं अपने आप को इसलिए, मैं मानता हूं भगवान श्री राम की कृपा है मेरे ऊपर, शिव जी की कृपा है कि मैं ये चीज करने लायक बना आज, कि आज आप मेरे सामने बैठे हो और इस भरोसे से मेरे सामने आए हो कि सर के साथ हम चलेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। और मैं आगे चल के आपको भी इस काबिल बनाने की कोशिश करूंगा कि आप भी ये सेम चीज कर पाओ जो पहले, आज से पहले, अभी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो हजारों साल पहले इंडिया में होता था कल्चर, जिसको बोलते हैं ना गुरु शिष्य वाला जो कल्चर होता था ना, हम उसको वही करते। तब निकलेंगे असली जो शिष्य होते हैं ना, असली स्टूडेंट जो होते हैं, तब निकलेंगे वो जो आगे वही चीज फॉलो अप करेंगे, आगे वही चीज आगे बढ़ाएंगे। कल आप बन जाओगे आईएएस ऑफिसर, आपके सामने 10 बच्चे आएंगे, आप उनको गाइड करोगे। जो एग्जाम एक बार जो इंसान उस लेवल से निकल चुका होता है, तैयारी कर चुका होता है, एग्जाम दे चुका होता है, उसको पता होता है। कल मैं आपसे पूछूं कि बेटा 10th क्लास आपने पास किया है, किसी 10th क्लास के बच्चे को समझा सकते हो 10th कैसे निकालना? आप कहोगे हाँ सर मैं पास कराने की गारंटी ले सकता हूं कि मुझे पता है 10th में कैसे पास होते हैं। आप समझ रहे हो ना? आपने अगर बाइक चलाना सीख लिया तो आप किसी को बाइक चलाना सिखा सकते हो, बिकॉज आपको पता है वो बाइक कैसे चलती है और ट्रैफिक में कैसे चलती है गाड़ी। जिसको नहीं आता उसको डिफिकल्ट लगता है, बट जो कर चुका है, मैं ऐसी थोड़ी फालतू बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है वो चीज हो जाएगी। कमी कहां पता पड़ती है मुझे वो भी पता है कि आजकल लोग एजुकेशन इंडस्ट्री में बिजनेस बना के रख दिया। बिजनेस मतलब समझते हो? बच्चा एक, जो मैंने बोला कस्टमर है। कस्टमर का मतलब होता है आपने मुझे पैसा दिया, उस पैसे को मैंने पूरा करने के लिए कुछ भी किया और छुट्टी करी। उसके बाद क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, किसी से मतलब नहीं है। रिजल्ट बाजार में बिकते हैं, रिजल्ट खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा फेंको सब बिकता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो सिस्टम चल गया है ना आज के टाइम पे अपनी कंट्री के अंदर, ये बच्चे की जो वैल्यू है, बच्चा जो सच में डिजर्व करता है ना, वो पीछे हो जाता है।
तो मैं ये सब चीजें रूट से जड़ों से उखाड़ू। मैं उस आप जैसे स्टूडेंट जो सच में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए मैं अपनी जान लगा दूंगा। आप लोग जो ऑनलाइन भी बैठे हो, मैं फिर से बोलूंगा, आप आओ, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा लगेगा, सामने लोग दिखोगे और आप जो नॉलेज ऑनलाइन गेन करोगे उसकी 50 गुना नॉलेज सामने आके गेन करोगे, क्योंकि आप मिल पाओगे, डिस्कशन कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तैयार हो? 100%। बीच में गायब तो नहीं होगे कि मुझे लगे यार फालतू ही मैंने इतना टाइम लगा दिया, इतनी मेहनत लगा दी, बच्चा इंटरेस्टेड ही नहीं है, मजा ही नहीं आ रहा, उसको लोड ही नहीं ले रहा। प्रेशर थोड़ा बहुत लेना जरूरी होता है। आप पैसे का प्रेशर तो है नहीं आपके ऊपर। अब इसका मतलब ये नहीं सोचना, ये भी चीज होती है कि लोग बोलते हैं सर आप फ्री में पैसे कोई लो नहीं अगर आप, तो लोग उस चीज को सीरियसली नहीं लेते। बिल्कुल सही बात है, नहीं लेते। लोग लगता है पैसे दिए नहीं है तो करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आप इस चीज की वैल्यू, महत्व को समझो कि एक टीचर जो पिछले 12-15 साल से पढ़ा रहा है वो आपके सामने फ्री में खड़े होकर आपको कोई चीज बोल रहा है और आपको वो चीज उस चीज का भरोसा दे रहा है, तो आपको इसका फायदा उठाना है। फायदा उठाने का मतलब आपको सीरियसली चीज को सोचना है कि नहीं मैं कर लूंगा या कर लूंगी, और मुझे सर से जितनी नॉलेज निकाल पाऊं उतनी नॉलेज निकाल के, या जो भी फैकल्टी से आने वाले। अभी तो सरप्राइज खुलेंगे धीरे धीरे आपके लिए, बट इतना ध्यान रखना है कि सब चीजें आपके लिए ही होंगी और आपके रिजल्ट के लिए होंगे। मैं ये चाहूंगा कि आने वाले टाइम पे आप जितने बैठे हो धीरे धीरे करके सब IAS PCS जो भी आपका एम हो आप निकालते चले। ठीक, पैसा एक लिमिट तक इंपॉर्टेंट होता है जिंदगी में, उसके बाद पैसे की कोई महत्व नहीं होता। पैसे के पीछे भागने वाला इंसान कभी रुक नहीं पाता एक्चुअली। ये मैं आपको एक छोटी सी चीज भी बताऊं, जिंदगी में पैसा है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं कि आप पैसे के पीछे हर चीज भूल जाओ और आप पैसे के पीछे भागते रहो। पैसा एक ऐसी चीज है जो उसका कभी अंत नहीं होता, उसका कभी अंत नहीं। आपको जब जितना कमा लोगे उतना कम लगेगा। मैं जब बहुत नॉर्मल था तो मुझे ऐसा लगता था, मेरे पास कुछ भी नहीं था ना, हमारे घर में कोई FD थी, कुछ भी पैसे नहीं थे, जीरो। मैं बड़ा ही ऐसे हुआ, कोई सेविंग नहीं थी हमारे घर पे, रेंट पे हम रहते थे हमेशा से। तो मैंने बचपन से एक चीज सोची थी कि यार मेरे पास 5-10 लाख रुपए होने चाहिए कि मम्मी पापा की कभी तबीयत खराब हो जाए तो कुछ हो कि यार एकदम से हम सही करा पाए। ये मेरे दिमाग में हमेशा से था कि 5-10 लाख रुपए कमाऊंगा सबसे पहले, जिससे मम्मी पापा को कोई दिक्कत हो तो उनको हॉस्पिटल ले जाना। कोई मतलब एक दिमाग में आता है ना यार, कोई पैसा तो उस समय देता नहीं, जब मुसीबत आती कोई आपका साथ में खड़ा नहीं होता, आप अकेले हो जाते हो एकदम से। तो मेरा सबसे पहला एम यही था कि यार ऐसे करूंगा मैं। फिर मैंने मेहनत करी, पढ़ाया बढ़ाया, ट्यूशन करी, बहुत कुछ किया, पढ़ता भी था, ट्यूशन भी करता था, सब कुछ करता था, पैसे इकट्ठे किए। फिर लगा नहीं अब घर लेना है, एक बार 10 लाख हो, फिर आप अपना घर भी खरीदना है, बचपन से रेंट पे रह रहे हैं। तो इंसान की महत्वाकांक्षाएं कभी खत्म नहीं होती, इसलिए अपना इनफ पता होना बहुत जरूरी होता है कि हाँ यहां तक हो गया, नाउ आई एम डन। अब मैं अपनी लाइफ फ्रीली इस तरीके से जीऊंगा जो मैं करना चाहता हूं हमेशा से। तो अभी मेरा वही टाइम आ चुका है, जल्दी आ गया, बात अलग है, भगवान की कृपा है, लेकिन आ गया। अब उस जो टाइम आ गया उसका फायदा इस तरीके से मैं निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक, देखो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, सबसे पहले हिस्ट्री चलेगा, बाकी हम आगे बात करेंगे। आपको 10-15 दिन बाद और सरप्राइज मिलते रहेंगे। आपको क्या क्या करना है क्लास के अंदर, पहले 2-3 चीजें ध्यान रखनी। पढ़ाई हमारी होगी कैसे? पहली चीज यह है कि आपको जब भी कभी क्लास होगी, क्लास आना है, एक भी क्लास मिस नहीं करनी, बहुत सीरियसली क्लास को करना है, क्योंकि आप में से एक भी गायब होगा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो मेरे को चुभेगा। इस चीज को ध्यान रखना। क्यों चुभेगा? क्योंकि मैं बिना किसी डिमांड के चीज कर रहा हूं, और ऐसे टाइम में अगर कोई भी नॉन सीरियस मुझे दिखता है तो मुझे ऐसा ही लगेगा कि यार अच्छा नहीं लगेगा। एक होता है ना तकलीफ होना, एक होता है पैसे ले लो, मैंने आपसे 80,000 90,000 लाख रुपए ले लिए, फिर आप आओ ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जैसे कोचिंग में चलता है। आपको पता है कितने सारे लोग तैयारी करते हैं, उसके बाद आधे हो जाते हैं वो 3 महीने के अंदर, आधे गायब हो जाते हैं पैसे देके। फिर बाकी के बचे हुए, मतलब जब बैच खत्म होने वाले होते हैं तो कोचिंग में जो बच्चे होते हैं, अगर 100 बच्चों ने एडमिशन लिया तो मुश्किल से 10 बच्चे बचते हैं एंड में जो सीरियसली तैयारी कर पाते हैं। मैं वो नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ आपने पैसा नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस चीज को ये सोचो कि अरे यार ये तो टाइम पास में चलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत सीरियसली, इतना सीरियसली मैं पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाऊंगा कि मेरा एम पैसा नहीं है, मेरा एम है आपका रिजल्ट। कल आप IAS बनोगे तो वो खुशी जो मुझे मिलेगी वो अलग ही लेवल की होगी, तो वही चाहिए मुझे। समझ में आया? तो आपको क्या क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, क्लास के अंदर सिस्टम कैसे रहेगा। पहली चीज ये है, आपको सफेद व्हाइट पेज खरीदने, कॉपी वॉपी नहीं खरीदनी, क्योंकि हम आंसर राइटिंग करते रहेंगे। देखो UPSC का जो पैटर्न है वो पैटर्न पिछले 3-4 साल में हमने काफी बदलाव होते हुए देखे। उसके अंदर एक टाइम ऐसा था कि हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, UPSC का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। हिस्ट्री के अंदर बहुत कुछ आता है, एंशिएंट, मेडिवल, आपका मॉडर्न, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर। मतलब हिस्ट्री इज इन ऑल टुगेदर इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि बाकी के 2 सब्जेक्ट भी मिला दो तो वो हिस्ट्री बनता है। एक टाइम पे UPSC में हिस्ट्री में एंशिएंट ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछते थे ये लोग। एंशिएंट हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री से आता था, बच्चा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाता था और उसका काम हो जाता था।
अब 2019-20 से इन्होंने पैटर्न को बदला। इन्होंने अब क्या करना शुरू किया, इन्होंने अब मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा कम किया और एंशिएंट को और बढ़ाना शुरू किया। उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे वो एंशिएंट वाली वेव इंडिया में चल रही है, वेद वाली वेव इंडिया में आप देख रहे हो आजकल कल्चर, बच्चा बच्चा उस चीज को जानने लग गया है, पहचानने लग गया है। अभी पार्लियामेंट नहीं बनी, उस पार्लियामेंट में आपने मैप देखा तो पूरा अखंड भारत का मैप दिखाया गया। ये सब चीजें जब से आप अपने आसपास देखने लगे हो तब से एंशिएंट हिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज्यादा हो गई है। और यही कारण है कि यूपीएससी पिछले कुछ सालों से एंशिएंट हिस्ट्री से ज्यादा सवाल पूछने लग गया और पूछेगा आने वाले टाइम पे। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे को या अगर किसी सिविल सर्वेंट को, अगर किसी आईएएस ऑफिसर को, आईएएस ऑफिसर को, आईपीएस को अपनी एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पता है, जिस जगह उसकी पोस्टिंग हुई है, तो वो उधर के लोगों को, लोकल लोगों को संभाल ही नहीं पाएगा, दंगे हो जाएंगे वहां। आप इमेजिन करो, आप अगर पटना से हो, आप अगर दिल्ली से हो, जयपुर से, और आपकी पोस्टिंग हो जाती है तमिलनाडु, कैडर तो ऐसे ही मिलते हैं, नॉर्थ को साउथ भेजते हैं, ईस्ट को वेस्ट भेजते हैं, वेस्ट को ईस्ट भेजते हैं। मान लो आपको फॉर एग्जांपल ऐसी जगह भेजा जाता है जहां के कल्चर की आपको जरा भी इंफॉर्मेशन नहीं है, वहां के लोगों के लोकल फेस्टिवल्स, लोकल चीजों को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो वो लोग आपसे रुष्ट हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। और वो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर या एक एडमिनिस्ट्रेशन में जो बैठा हुआ बंदा उस लेवल पे, जो राजा है डिस्ट्रिक्ट का, उसके लिए सही चीज नहीं है, वो सक्सेसफुल नहीं है। इसीलिए एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है पिछले कुछ सालों से कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को किसी भी जगह पे काम करने के लिए वहां के कल्चर को जानना बहुत जरूरी है। द बिगेस्ट एग्जांपल इज अयोध्या। अगर आप 1959 वहां पीछे जाओगे और अयोध्या टेंपल के जो इश्यूज हुए थे उनको समझोगे, तो वहां पे जो उस टाइम के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आई थी, इमेजिन भी नहीं कर सकते आप। उस इंसान ने उस चीज को कैसे हैंडल किया होगा। डीएम थे वो, टॉपर थे, कैसे हैंडल किया होगा, टॉपर थे वो, आईएएस के टॉप 10 में रैंक थी उनकी। ऐसा इंसान ने हैंडल कैसे किया होगा उस प्रेशर को, जहां पे उसका एक स्टेप, जब ऊपर से पॉलिटिशियंस उसको ऑर्डर दे रहे हैं कि हटा के मूर्ति बाहर कर दो, और उसके बाद भी उसने वो चीज नहीं की और उस चीज को आगे किसी और फॉर्मेट में उसने रिजॉल्व किया। कितना दिमाग चाहिए ऐसे टाइम पे सॉल्व करने के लिए। एक आईएएस ऑफिसर बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। एक डीएम, एसडीएम की जो पोस्ट होती है, इट्स लाइक राजा होता है वो डिस्ट्रिक्ट का। उसकी एक छोटी सी गलती, उसका एक छोटा सा स्टेप बहुत बड़ी बड़ी चीजें करा देता है। दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है आपकी लाइफ में वो ये है, तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना है। पहली चीज, यहां मैं सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको। कॉन्सेप्ट को तो समझते हो, रटना कुछ नहीं पड़ेगा। हम पूरा कहानी का, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जिस दिन एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होगी आपकी टिप्स पे होगी एंशिएंट हिस्ट्री, गारंटी 100%, 200% वाली गारंटी है। क्योंकि हम कुछ याद नहीं करेंगे, हम समझेंगे, हमें सब समझ में आ जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्योंकि हिस्ट्री जो है वो प्रेजेंट का एक्चुअल में पूरा बैकग्राउंड है। आज जो आप लाइफ जी रहे हो वो आपकी हिस्ट्री पे डिपेंड करती है। आप अगर आईएएस ऑफिसर या आईपीएस या कुछ बनना चाहते हो तो इसका मतलब यह है आपका बैकग्राउंड में कहीं ना कोई ऐसी चीज है जो आपको हिट करके इस तरफ अट्रैक्ट कर रही है। प्रेजेंट इज नथिंग बट द आउटकम ऑफ पास्ट। जो पास्ट में हुआ है प्रेजेंट उसी का रिजल्ट है। जो आज होगा फ्यूचर वाला प्रेजेंट उसी का रिजल्ट होगा। आज अगर आप मेहनत कर लोगे तो कल आप आईएएस होगे। इसका मतलब आपके आज के कर्म आपका फ्यूचर लिख रहे होते हैं। यही तो बोलते हैं हम बार बार, हर जगह यही बोलते हैं, आपके कर्म आपका। बिल्कुल, कर्म का मतलब क्या है? यही गीता में लिखा हुआ है, आपके कर्म आपका फ्यूचर लिखेंगे। तो मतलब क्या है कर्म का मतलब? यही है कि आज जो करोगे वही भुगतोगे आगे चल के। आज मेहनत करोगे तो कल ऐश करोगे। और मैं अपनी लाइफ से एग्जांपल देके आपको बता रहा हूं, मेहनत कभी फेल नहीं होती। मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, और उस समय मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कुछ मिलेगा। गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं ना कि कर्म करते जाओ और बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। तो लिटरली ऐसा ही होता है। आप अगर जेन्युइन मन से मेहनत करते हो, जेन्युइन का मतलब समझते हो ना, मन में थोड़ा भी करप्शन नहीं है, जेन्युइन मन से मेहनत करते हो तो रिजल्ट 100% उसका अच्छा ही होता है। आप देख लेना अभी जब आप पेपर दोगे आगे चल के। क्योंकि हाँ, मैं भी जेन्युइन मन से कर रहा हूं और आप भी जेन्युइन मन से ही आके बैठे हो और तैयारी करने की सोच रहे हो। समझ में आया? क्लास स्टार्ट करने से पहले एक तो पेज लेना है आपको, व्हाइट पेजेस खरीद लेना, मार्केट में मिल जाते हैं किलो के हिसाब से, बहुत सस्ते मिलते हैं, वो खरीद लेना। व्हाइट पेज इसलिए क्योंकि आंसर राइटिंग व्हाइट पे होती है, तो हमें प्रैक्टिस होती रहेगी, साथ साथ में हम आंसर लिखते रहेंगे। दूसरी चीज, एक ब्लू और एक ब्लैक पेन आपको अपने साथ रखना है, और कोई पेन अपने साथ नहीं रखना। आंसर्स कैसे लिखने हैं, क्या करने हैं, हम सब क्लास के अंदर देखेंगे। सारा स्टडी मटेरियल सब आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको प्रैक्टिस करती रहनी है जो भी आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जब भी कोई चैप्टर यहाँ पे होगा, क्लास से दिमाग में डाउट लेके नहीं जाना है। डाउट लेके नहीं जाने का मतलब समझते हो? मतलब आप अगर क्लास खत्म करके यहां से जा रहे हो तो आपके दिमाग में वो पूरा चैप्टर, पूरी चीज क्लियर होनी चाहिए। क्लियर मतलब आपको पता होना चाहिए, ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ। रटना कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट से सीखोगे तो मजा आएगा।
हिस्ट्री जियोगे आप, मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री जीना ही अलग, मतलब मजा आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के सारे सब्जेक्ट में मजा आता है अगर आप उस सब्जेक्ट को वैसे ही समझो कॉन्सेप्ट वाइज, तो आपको खुद ही मजा आने लगता है। तीसरी चीज, क्लास के अंदर जब भी कोई चीज मैं पढ़ा रहा हूंगा, समझा रहा हूंगा, कुछ भी नोट नहीं करना है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन, कुछ भी नोट नहीं करना। सारी चीजें मैं आपको बाद में दे दूंगा, आपको लिखी हुई मिल जाएंगी या क्लास में मैं डिक्टेट कर दूंगा, लेकिन आपको क्लास में समझाते समय कुछ भी नहीं लिखना है। सिर्फ अपनी आंखें खोल के रखनी है, दिमाग खोल के रखना है, कान खोल के रखने हैं। एक टाइम पे पांचों सेंसेस होते हैं हमारे, वो एक ही तरफ होने चाहिए। जब हमारे सेंसेस, टेस्ट तो नहीं हो सकता यहाँ पे, है ना, तो आपके बाकी जो बचे हुए सेंसेस हैं एटलीस्ट वो आपकी पढ़ाई की तरफ हो सकते हैं। तो अगर बाकी के सेंसेस भी आपके रहेंगे तो टेस्ट अपने आप मजेदार आने लग जाएगा। टेस्ट क्या है? टेस्ट भी माइंडसेट है, माइंडसेट ही तो है। कुछ लोगों को कड़वा भी अच्छा लगता है, कुछ लोगों को मीठा भी कड़वा लगता है। जिसका दिमाग में जो चीज बैठी है उसको वही अच्छा लग रहा होता है। ऐसे ही तो होता है, टेस्ट तो सिर्फ यहीं तक का होता है, अंदर जाके तो क्या कड़वा क्या मीठा सब बराबर एक ही होता है। तो जब आप 4 सेंसेस एक्टिव रखोगे यहाँ पे तो 5वां ऑटोमेटिकली आपको मजे आने लग जाएंगे। मतलब मजे मतलब टेस्ट वैसा वाला टेस्ट नहीं आएगा पढ़ाई का, बट अंदर से फील अच्छी आएगी आपको कि हाँ बढ़िया चल रहा है। तो समझना है, लिखना कुछ नहीं है, लिखा मैं बाद में दूंगा आपको, ठीक है। आपको कोई चीज, कोई कंफ्यूजन लगता है दिमाग में तो पूछो, फिर मैं स्टार्ट करूंगा कॉन्सेप्ट। और हाँ, एक चीज और, शर्माना बिल्कुल नहीं है। थोड़े दिनों में कंफर्टेबल हो जाओगे, आज पहली बार बैठे हो। शर्माना इसलिए नहीं, एक तो ये बिल्कुल नहीं सोचना कि अरे यार मैं तो, मुझे आता नहीं कुछ भी, बाकी को आता होगा। किसी को कुछ नहीं आता यहाँ पे, जो भी पढ़ने आ रहा है सब बराबर, वरना सब आईएएस हो गए होते, आईपीएस हो, कोई नहीं है ना, तो इसका मतलब सब बराबर हो, किसी कुछ नहीं आता। एकदम बेशरम हो, बेशरम का मतलब ये नहीं कि बदतमीजी करने लग जाओ मतलब ये है कि झिझकना नहीं है। आपको जो डाउट, जो कंफ्यूजन लगता है पूछो, आप क्लास में पूछो। जैसे ही मैंने टॉपिक खत्म किया आप उसको क्लियर करो। यहां एक ऐसा माहौल बनना चाहिए कि आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही किसी के सामने पूछने में, क्योंकि मुझे शर्म नहीं आएगी आपको बताने में। ना मैं आपकी बेइज्जती करूंगा, ये कहूंगा अरे क्या बेवकूफ वाला क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि मुझे पता है बच्चा, स्टूडेंट ऐसे ही होता है, उसे कुछ नहीं आता, तभी आप यहाँ आए हो। वरना आप क्यों आते हैं? वरना आपको तैयारी कर रहे होते, पेपर निकाल चुके होते, बट आप आए हो इसका मतलब आप सच में पढ़ना चाहते हो। और मैं इस चीज को रिस्पेक्ट करता हूँ कि जो लोग बैठे हो, जो लोग तैयारी करना चाहते हो, वो लोग लिटरली मेहनत करने को अगर तैयार हो तो आएगा मजा, लिटरली मजा आएगा। आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछो, पूछ लो ना, कुछ भी बनना। फ्री थोड़ा फ्री रहा करो, फ्री रहोगे तो आपको कंफर्टेबल लगेगा पढ़ना, और धीरे धीरे खुलोगे। कोई डाउट लगता है, कुछ लगता है सर ऐसे क्या कर सकते हैं, ऐसे पढ़ाई से रिलेटेड, पूछ लो, स्टार्ट करेंगे। पूछिए। कुछ नहीं बोला ना मैंने, कोई किताब नहीं, कुछ नहीं, जो होगा सब क्लास के अंदर लिखवा दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, आप उसको पढ़ना बस, कुछ नहीं। ये बुक मैं खड़ा हूं पूरी रट के, आपको टेंशन नहीं लेनी। बताइए और पूछो। आप पहले भी आए हो क्लास में? पता नहीं, सब देख देख के लग रहा है मुझे यार, ऐसा लग रहा है सबको मैंने पहले मेरा देख रखा है। ड्यूरेशन बेटा देखो, टोटल हिस्ट्री 100, 150, 200 घंटे का रहता है ना, तो वो पूरा ही पढ़ाऊंगा, बीच में गायब नहीं होना। और क्लास के टाइम हम आपस में मिलकर डिसाइड कर देंगे कितने घंटे आप बैठ सकते हो वीकेंड में, उसके हिसाब से सेट कर लेंगे कि भाई इतने घंटे हम बैठ सकते हैं। वीकेंड में रहेंगे, शुरुआत में, बाकी देखते हैं फिर आगे कैसे आप कंफर्टेबल हो जाते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि रेगुलर में बहुत सारे लोग जो जॉब में हो या वो आ नहीं पा रहे, जैसे आज ही बहुत सारे लोग आने में टाइम लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि एक बार हमारा, जो मैं चाहता हूँ सीरियस बच्चों का ग्रुप बन जाए, मुझे भी समझ में आ जाए कौन कौन सीरियस है, वो मुझे पता लग जाएगा 10 दिन के अंदर। 10 क्लासेस से मेरे को समझ में आ जाता है, इसलिए मैंने बोला क्लास मिस मत करना। मैं क्या है 12-15 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं शक्ल पहचान जाऊंगा आप, जिस दिन आप नहीं आओगे उस दिन समझ में आ जाएगा। और लगातार 2-3 नहीं, वो समझ में आ जाता है। टीचर का काम ही क्या होता है, टीचर का काम ही यही है, उसको समझ में मतलब आ जाता है देख के। और मैं फिर वही चीज बोल रहा हूँ, आप अगर आप में से एक भी गायब होगा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो उसके दुख होगा मुझे, और कुछ नहीं। क्योंकि फिर मुझे ये लगेगा यार मैं एफर्ट कर रहा हूँ बट सामने से एफर्ट नहीं आ रहा, तो मेरे एफर्ट में या तो कमी है या आप इंटरेस्टेड नहीं हो। तो मेरे एफर्ट में तो मैं कमी डालूंगा नहीं, तो मुझे ये लगेगा आप इंटरेस्टेड नहीं है ना, तो वो चीज खराब लगती है। पैसे लिए होते किसी ने, जैसे मैं पहले इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, और इंस्टीट्यूट में कैटरिंग में तो हमेशा से हम ऐसे ही रखते हैं, फीस बहुत कम, और इंस्टीट्यूट से पढ़ाता था, वहां पे मेरा फिक्स होता था पर आवर इतना घंटा मिलेगा, मुझे इतने घंटे क्लास लेनी है, चले जाना है। फिर मुझे किसी से मतलब नहीं होता था, पीछे ही दरवाजा होता था क्लास के। मैंने 8 घंटे क्लास ली, 1 घंटे का 15,000 मिल रहा है मुझे, मैंने अपने बना लिया 1.5-2 लाख रुपए, बच्चा बैठा रहा, मैं निकल गया बस। क्यों टाइम दूंगा मैं बच्चे को, क्योंकि मुझे तो इंस्टीट्यूट पे कर रहा है, मैं तो सैलरी पे हूं। समझ में आ रहा है? अगर आपको पैसा भी कमाना है ना, तब भी मेहनत कर लो। मैं बता रहा हूं इस एजुकेशन फील्ड में, एजुकेशन फील्ड के अंदर, इस कंट्री के अंदर 3 सेक्टर है बस जहां कमाई होती है। एक बॉलीवुड, एक क्रिकेट, तीसरा एजुकेशन, और कहीं पर। यहां पे टीचर एक एक दिन का, अगर शानदार टीचर है ना,
तो एक एक दिन का 1.5-2 लाख रुपए कमाता है पर डे का। मैंने कमाया, मैं बस ये देखता था 12 घंटे पढ़ाना है, 12 into 10 या 12 into 15 इतना हो गया मेरा लाख, बस आज का सेट। मैंने जब जिंदगी में पहली बार गाड़ी खरीदी थी, फॉक्सवैगन की वेंटो खरीदी थी बहुत पहले, तो पहली गाड़ी खरीदी थी, वो आती थी उस समय 12.5 लाख रुपए की। ये हो गया आपकी बात 2012-13 की बात होगी। तो उस समय मैंने पहली गाड़ी खरीदी थी। तो मैं गया था पढ़ाने के लिए एक सब्जेक्ट के इंस्टीट्यूट में, नाम नहीं बताऊंगा, बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहां पढ़ाने गया मैंने अपने भाई को बोला, छोटे भाई को, कि मैं आऊंगा 10 दिन बाद, 11वें दिन गाड़ी खरीदेंगे। मैं 10 दिन का अपना बना के गया था कि 10 दिन में मैं गाड़ी लायक पैसे कर लूंगा। अब 11वें दिन में आएंगे, दिल्ली से गाड़ी खरीदेंगे, उठाएंगे गाड़ी, फिर घर से गाड़ी चलेंगे। मम्मी का बर्थडे था एक्चुअली, तो हमने सोचा था उसी दिन गाड़ी लेके जाएंगे जिस दिन मम्मी का बर्थडे, उनको गिफ्ट देंगे। हम लोग क्या नॉर्मल फैमिली के, हमने कभी गाड़ी देखी नहीं। एक होता है ना, उसने कभी गाड़ी में बैठा है, मुझे बेल्ट लगानी नहीं आती थी गाड़ी की, ऐसा इंसान था मैं। तो हम लोगों ने सोचा कि मम्मी को गिफ्ट देंगे, तो वो मोटिवेशन मिला मुझे। बहुत पैसा, अगर आपको पैसा भी कमाना है, मतलब जब तक आपका यूपीएससी का सिलेक्शन और जब तक पोस्टिंग नहीं आ जाएगी ना, उस बीच में आपको इतने अच्छे स्टेज जगहों से ऑफर आ जाएंगे कि आप चाहो तो बनाओ, हम ही दे देंगे आपको ऑफर पढ़ाने के लिए। इसलिए वो सारे इंस्टीट्यूट सर्वाइव कर जाते हैं जहाँ का फाउंडर फैकल्टी होता है। क्यों? मत आओ, मैं पढ़ा दूं। जहां का फाउंडर मेन, आप कभी भी नोटिस करना, वो इंस्टीट्यूट टिका रहेगा, और जो इंस्टीट्यूट का फाउंडर फैकल्टी नहीं है उसके साथ प्रॉब्लम होगी। देखो आप एग्जाम्पल पड़ोस में ही है, डूब रहा है, पता ही नहीं किसी को कैसे चलाते हैं बच्चों को, कैसे ये प्रोडक्ट नहीं है ना, इसको बेच दोगे आप, ये सामान नहीं है ना कि खिलाया हो गया, ऐसा नहीं है। ये सर्विस है, और इस सर्विस ट्रस्ट पे बेस पे बनती है ये चीजें। यहाँ भरोसा चलता है, यहाँ पैसा और मार्केटिंग नहीं चलता कि आप धोनी को या सौरव गांगुली को अपना एम्बेसडर बना दो। बच्चा नहीं खरीदेगा, बच्चा रोड पे बैठ के पढ़ लेगा अगर टीचर में दम। तो रोड पे आए, उसको पता है ना, आप बच्चे नहीं हो ना, आप सीरियस स्टूडेंट्स होते हो। आप जब इस लेवल पे आ जाते हो अपनी लाइफ में, जॉब या आप सर्विस या किसी सेक्टर पे जाने का मन बना चुके होते हो, आपको पेरेंट्स मार के नहीं भेज रहे क्लास में, आप खुद आ रहे हो, इसका मतलब आप बहुत सीरियस हो उस चीज के लिए। तो ऐसा बच्चा मार्केटिंग देख के नहीं आता, ऐसे स्टूडेंट आता है कि यार टीचर में दम होना चाहिए, मुझे जो चीज नहीं समझ में आ रही वो समझाने की आर्ट कला आ रही थी टीचर, तो आप लोग आते हो। एक्चुअली पता क्या है, हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप लोग रटते हो डेट्स, ईयर्स। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ ना कि गांधी जी जब जेल में थे तो उनको जेल से बाहर निकालने के पीछे किसका हाथ था और क्यों निकाला उनको जेल से बाहर, जब क्यों समझ में आ जाता है ना, तो अपने आप उसके आगे की चीज समझ में आ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, आप यहाँ पे क्लास करने आए, उसके पीछे एक रीजन है, वो रीजन मुझे पता है, तो क्लास करने इस डेट पे आओगे वही पता लग जाएगा। आप मेरी बात को समझना चाह रहे हो, मैं बोलना चाह रहा हूं, हमें किसी भी इवेंट के पीछे का बैकग्राउंड पता होता है ना अगर कॉन्सेप्ट, तो वो इवेंट अपने आप याद हो जाता है। हमारा जो दिमाग होता है, माइंड, ये एसोसिएशन टेक्निक पे चलता है। एसोसिएशन टेक्निक का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को किसी चीज से एसोसिएट करके याद करते हो। जैसे अगर मैं आपसे कोई चीज का एड्रेस पूछूं कहीं का, तो आप बोलोगे सर वो यहां पे है, उसके पास में ये, समझ रहे हो, पास में ये है जरूर बताओगे, क्योंकि बिना पास में के एड्रेस में नहीं पहुंच पाएगा, ये भी 100% श्योर है। अगर मैं आपसे बोलूं ब्रेड लेके आओ, तो आप दिमाग लगाओगे, दुकान पे जाओगे, कंफ्यूज होगे, 10 मिनट के लिए टाइम वेस्ट करोगे, कौन सी ब्रेड लूं। बट अगर मैं आपको क्लियर बोल दूं ना, बेटा जाना और ब्रिटानिया की ब्रेड लेके आना, तो आप जाओगे 1 सेकंड में ब्रेड लेके आ जाओगे, क्योंकि आपका दिमाग ने एसोसिएट कर लिया। एसोसिएशन से पढ़ते हैं ना जब हम किसी चीज को, साइकोलॉजिकल टेक्निक है, जब हम एसोसिएट करके पढ़ते हैं तो वो चीज परमानेंट हमारे सबकॉन्शियस में फीड होगी, क्योंकि हमें पता है कि ये हुआ क्योंकि ये था, ये हुआ क्योंकि ये था, सब याद हो जाता है। और हिस्ट्री का खास बात तो ये है, मॉडर्न हिस्ट्री पूरी मेडिवल पे डिपेंडेंट है, मेडिवल पूरी एंशिएंट पे डिपेंडेंट है, और एंशिएंट पूरी प्री हिस्ट्री पे डिपेंडेंट है। प्री और प्रोटो को जो हम पढ़ेंगे अभी, समझ में आया, सब याद हो जाएगा, किसी चीज को रटना ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप अभी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होगी, आपको खुद पूरी एंशिएंट हिस्ट्री ऐसे टिप्स पे याद होगा, ईयर के साथ, डेट के साथ, कोई दिक्कत ही नहीं है। और वैसे दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, यूपीएससी का भी डेट ईयर पूछता नहीं है। यूपीएससी एसएससी में पूछा जाता है डेट ईयर, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं, यूपीएससी डायरेक्ट नहीं पूछता। यूपीएससी को चाहिए क्वालिटी, यूपीएससी को चाहिए एक ऐसा इंसान जो मैच्योर्ड है, जो किसी भी पीछे के कारण को जानता है। किसी जगह कोई डीएम बन के जा रहा है, वहां कोई इश्यू हो रहा है, तो उसको उस इश्यू को सॉल्व करने के लिए उसकी जड़ों पे जाना पड़ेगा। जड़ों को समझेगा अगर, तभी वो इश्यू सॉल्व हो पाएगा। लेकिन अगर ऊपर ऊपर देखेगा ना, अरे इसने इसको मार दिया, इसको मार दिया, और मैं इसको मार दूंगा, या इसके ऊपर अटैक कर दूंगा, या इस पे गोली चला दूंगा, तो इश्यू छोटा नहीं होगा, इश्यू और बढ़ जाएगा। किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, घर में किसी के बीच में लड़ाई हो गई मान लो, उस लड़ाई की जड़ पे जाओगे, उसको जड़ से सॉल्व करोगे तो वो परमानेंट सॉल्व होगी। बट अगर आप ऊपर ऊपर की लड़ाई देख के उसमें बोलोगे यार इसने इसको बोल दिया, उसने मैं भी लड़ने लगे, तो क्या होगा, और बढ़ जाएगी वो चीज। प्रॉब्लम की सोल्यूशन होता है उसकी जड़।
वो जड़ से जाने के लिए हमें चीजों को उस जड़ तक पहुंचने के लिए समझना पड़ता है, इसलिए हम एंशिएंट मेडिवल मॉड्यूल तीनों लगातार पढ़ते हैं। एक और चीज, हिस्ट्री को दोनों प्रोस्पेक्टिव से पढ़ा जाता है। हिस्ट्री लिखने वाले अंग्रेज हैं मैक्सिमम, मैं आपको बताऊं, अंग्रेजों ने हिस्ट्री लिखी है। हम तो इंग्लिश में जानते नहीं थे चीजें, हम तो इंग्लिश पढ़ना ही नहीं जानते थे ठीक से, तो लिखी हिस्ट्री किसने? अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने जब कोई चीज लिखी तो अपना प्रोस्पेक्टिव उसमें डाल दिया। जब अपना प्रोस्पेक्टिव उसमें डाल दिया है तो ऑब्वियस सी बात है वो जो दिखाना चाहेंगे वही आपको बुक पे दिखेगा। अगर वो किसी चीज को हाइप करना चाहेंगे तो आपको वो चीज हाइप पे दिखेगी। इंग्लिश को हाइप करना चाहा, उन्होंने इंग्लिश को हाइप करना चाहा और इतना हाइप हो गया कि आज इंडिया के अंदर इंग्लिश एजुकेशन ऐसा है कि जिसको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती उसको डबर समझते हैं। बल्कि ये बिल्कुल गलत है, लैंग्वेज ही तो है। आप फ्रांस में जाओगे, फ्रांस में लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, नहीं लिटरली नहीं आती। मैं गया था अभी लास्ट 2 महीने पहले, नहीं आती वहां किसी को अंग्रेजी बोलनी। वो फ्रेंच बोलते हैं, सीधा ठोक के बोलते हैं। आपको अगर फ्रेंच नहीं आती तो आपको बेवकूफ समझेंगे वो, क्योंकि उनकी लैंग्वेज है और वो जानते ही हमारी नेटिव लैंग्वेज है, हमें यही बोलनी है। बट इंडिया के अंदर इस तरीके के फिलॉसफी, इस तरीके के कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में डाल दिया गया कि इंग्लिश इज द ओनली थिंग जो आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है और आप हिंदी बोलते हैं इसका मतलब आप ऐसे ही हो। दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा नहीं। तो हमें दोनों पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए नहीं पढ़ रहे हो। एग्जाम तो आप निकाल ले जाओगे, मैं आज बोल रहा हूं, खुला बोल रहा हूं, निकाल लोगे। आप उस स्टेज के लिए पढ़ रहे हो जिस स्टेज पे आप जाके जॉब पे जाके बैठोगे, सर्विस में जाके बैठोगे और आपके सामने वो सिचुएशंस आएंगी। इन सिचुएशन को आपको मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना पड़ेगा। इंटरव्यू में मैच्योर लोगों को नंबर मिलते हैं, बच्चों को नहीं मिलते। इंटरव्यू में जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं ना तो मैच्योरिटी देखते हैं कि जो स्टूडेंट आया है सामने, एस्पिरेंट आया है, इसका मैच्योरिटी लेवल कितना है। ये मैच्योरिटी से छोटा बच्चा तो नहीं है कि ये बच्चों की तरह हरकतें करता हो, कोई बात हो जाए लड़ने लग जाए जाके, ये गुस्सा होकर बैठ जाए, मैं तो नहीं करूंगा ऐसे। ऐसे थोड़ी होता है। आईएएस ऑफिसर होता है, वो तो चाहे 21 साल का हो चाहे 30 साल का हो, आईएएस तो आईएएस है यार, उसके अंदर तो मैच्योरिटी होनी चाहिए। 1000 लोगों की सैलरी बनती है आपके साइन से, एक साइन करोगे 1000 लोगों की तनख्वाह जाएगी। 1000 लोग आपका चेहरा देखेंगे कि ये ऑर्डर देंगे हमें, तो 1000 लोगों को संभालना मजाक है क्या? सुबह से रात तक की जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो आप एग्जाम आज फिर बोल रहा हूँ, आप एग्जाम निकाल लोगे, पहला दिन बोल रहा हूँ, रोज बोलूंगा आपको, निकल जाओगे आप, क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो हम सोचते हैं, जो हम अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं वो हम पाले, क्योंकि मैंने ऐसे किया है। जो हम अपने आप से एक्सपेक्ट करेंगे वही हमें मिलेगा। मैं आपको लिख के बोल रहा हूँ, सच बात है ये। और ये मैं नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्ट इस चीज में बिलीव करते हैं, चाहे वो निकोला टेस्ला हो, चाहे वो आइंस्टीन हो, चाहे किसी को भी उठा के देख लो आप। जो आप सोचोगे वही आप बनोगे। अगर आप ये सोचोगे मैं बेवकूफ हूं तो आप बेवकूफ ही बनोगे, आपको याद ही नहीं होगी चीज। अगर आप ये सोचोगे नहीं मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं इस चीज को करूंगा और मैं कर लूंगा, तो मैं आपको बता रहा हूं कर ले जाओ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में किया है। लोग मुझसे पूछते सर इतनी जल्दी जल्दी कैसे सब कुछ अचीव, क्योंकि मैंने अपने आप से एक्सपेक्ट किया था कि मैं करूंगा इस चीज को, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। मैं अपने लिए टारगेट सेट करता था, 23 साल की उम्र तक ये करना है, 25 साल की उम्र तक ये करना है, 30 साल की उम्र तक ये करना है। ये मेरे टारगेट ऐसे मैं सेट करता था, उसके लिए फिर लग जाता। फिर मैं दिन रात नहीं देखता था। फिर मैं ये नहीं देखता था कि मेरे घर में पैसा नहीं, मुझे घर में पैसा भी भेजना है, मुझे पढ़ना भी है, कैसे करूंगा। आजकल मुझे लोग बोल देते हैं 25 साल तक, तो आज तक लोग 25 साल की उम्र तक अपने आप को बच्चा ही मानते रहते हैं। 25 साल की उम्र बच्चा होता है कोई? आप बच्चे हो, आप बच्चे थोड़ी हो। बच्चा होता है 15-16 साल तक, 18 साल का तो बच्चा नहीं है। फिर उसको जिम्मेदार बन जाना है, फिर उसको जिम्मेदार हो जाना है कि अब मैं उस स्टेज पे हूं कि मुझे जिम्मेदारी उठानी है। क्योंकि तब आप नहीं उठा पाओगे ना जिम्मेदारी, तो जब आपके पेरेंट्स बुजुर्ग हो जाएंगे तब तक आप अपने आपको स्टेबल नहीं कर पाओगे। फिर उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? उन्होंने तो उठा लिया आपकी बचपन तक जिम्मेदारी, आपको बच्चा बना के रखा 25-26 साल तक, 30 साल तक। फिर बेचारे वो जब उनको जरूरत पड़ेगी और आप उस समय कैपेबल नहीं हो या आप उस समय नहीं कुछ कर पा रहे हो, तो बेचारे उनको कौन संभालेगा? कौन हैंडल करेगा उनको? क्या उस समय भी वही संभालते रहेंगे? मैंने देखा आज तक बहुत सारे लोगों को देखा है, बेचारों के माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं फिर भी वो काम कर रहे होते। क्यों? क्योंकि बच्चे को पैसा देना, बच्चा अपना करियर संभाल रहा है। अरे यार तुम कितने बड़े लूजर हो, तुमने अपने जो पीक पीरियड है, जिस पीरियड में तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी, वो तुमने निकाल दिया ऐशो आराम में। तुम्हें लग रहा है आराम है, होता रहेगा, कंफर्ट जोन में निकाल दिया। कंफर्ट जोन बहुत गंदी चीज है। जिस दिन अकल आए उस दिन अपने आपको कंफर्ट जोन से बाहर करो, अपने आपको तकलीफ दो, निकलो धूप में बाहर, करो मेहनत, पढ़ाई करो। अभी आपका टाइम ये है कि आपको पढ़ाई करनी, तो आप पढ़ाई करो 8 घंटे 6 घंटे, जितना मैं बोलूं उतना करो पढ़ाई। आपका टाइम ही वही है, यही आपकी लाइफ बनाएगा। मैं आज भी यूपीएससी को, मैं आज भी गवर्नमेंट सर्विसेज को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा स्टेप मानता हूं कि अगर मैं एग्जाम नहीं निकाल पाया होता तो आज मैं उस लेवल पे पहुंच ही नहीं गया होता जहां मैं पहुंचा हूं, क्योंकि मेरा पहला स्टेपिंग स्टोन वही था और उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। 3-3 घंटे सोता था, बस पढ़ता था, काम भी करता था, सब करता था और पढ़ाता भी था। और आप जिस स्टेज में, उस स्टेज में इस टाइम पे टाइम पीरियड इतना अच्छा है आपके लिए कि आपके लिए सब रिसोर्सेस अवेलेबल है। हमारे टाइम पे तो कुछ अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, पता ही नहीं होता था कौन सी किताब खरीदे, कोई बताने वाला ही नहीं होता था, ना जेब में पैसे होते थे।
और कोचिंग तो हमारी औकात के बाहर थी, क्योंकि कहाँ रहने के पैसे निकालने के लिए नौकरी करनी पड़ती थी छोटी मोटी, तो कोचिंग का तो मतलब सपना ही नहीं देख सकते, कैसे करेंगे कोचिंग, पॉसिबल है घर। तो आप जिस स्टेज पे हो आप अपने आप को तैयार करो, मैनिफेस्ट करो कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, कर लूंगी और कर लूंगा, और मैं बता रहा हूँ कर ले जाओ, सब मिलता है जिंदगी। और हम बनाएंगे आने वाले 5 साल में ऐसा फेस लेके आएंगे सब मिलके, आज मैं कर रहा हूँ, कल आप मेरी स्टेज पे खड़े होगे, आप करोगे, कि हम लोगों पे जितना लोगों को उनकी लाइफ में आगे ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, अपना जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं उस चीज को हम पूरा करेंगे। कल आप आईएएस बन जाओगे, आप भी पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होगी आपको, तो बस लालच मत लाना दिमाग, लालच बहुत गंदी चीज होती है। लालच ऐसा पैसा नहीं कमाना चाहिए जो दूसरे को नुकसान दे। जो दूसरे को तकलीफ देके पैसा आ रहा है वो पैसा बचता नहीं है, वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में निकलता है। आप देख लेना जो भी उल्टी चीज लोग काम करते हैं ना, उनकी नेक्स्ट जनरेशन बर्बाद हो जाती है। मैं मानता हूँ इन चीजों में, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में चीजें पॉजिटिव देखी। तो मुझे ऐसा लगता है आप अच्छा करोगे तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। शॉर्ट टर्म के लिए खराब लग सकता है आप, पर लॉन्ग टर्म में आपके साथ कभी खराब नहीं होता, ये सच्चाई है। कोई भी किताब उठा के पढ़ लो, चाहे गीता पढ़ लो, चाहे रामायण पढ़ लो, गलत किया हुआ हमेशा गलत ही होता है, अच्छा किए हुए के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। और आपके साथ अभी यही है कि आप मेहनत करो अपनी लाइफ में, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाले परिवार के लिए, और उसके बाद लोगों के लिए। जो आपकी नॉलेज है वो अगर लोगों तक जाएगी तो लोगों की जिंदगी बदलेगी, और लोगों की दुआएं जो लगती हैं वो इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते। जमीन से उठा के आसमान तक बैठा देती है। जो एनर्जी होती है ना लोगों की, तो लोगों की पॉजिटिव वाइब्स होती है, कहीं भी कहां से कहां उठा के पहुंचाती है इमेजिन नहीं कर सकते। और नेगेटिविटी भी वैसे ही करती है। बड़े से बड़े लोगों को मैंने डूबते हुए देखा है, सिर्फ नेगेटिविटी की वजह से। शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा राइज करते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं, गेम ओवर हो जाता है। 2 साल में ऐसा लगेगा हर जगह वही है, फिर गायब जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो उनको काम था, जो उनको आता था, वो चीज नहीं करी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज दे सकते हैं लोगों को, बट नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है हमारा काम अभी बस पैसा कमाना है, क्योंकि गलत है। समझ में आ गया? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे, और क्लासेस अभी शुरुआत में थोड़ा कम ही रखेंगे ड्यूरेशन, इन द सेंस मतलब ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं करेंगे, अपने को वैसे ज्यादा लंबा चाहिए भी नहीं, आराम आराम से चलेंगे, जिससे आपका फ्लो बैठ जाए। एक बार फ्लो बैठ जाएगा तो फिर मजा आएगा, आपको भी लोड नहीं लगेगा। अभी कितने टाइम से आप लोग सब कोई ऐसा है जो कॉलेज जाता हो? कॉलेज वाला है कोई? सब पास आउट हो, आप चाहते हो कॉलेज? कोई ऐसा है जो जॉब करता हो? प्राइवेट जॉब करते हो? कहाँ करते हो जॉब? गवर्नमेंट जॉब है आपकी? कौन सी? कहाँ पे? एरोनॉटिकल, एटॉमिक एनर्जी में। किस पोस्ट पे हो आप? बैठो। तो छुट्टी मिल जाएगी आने के लिए क्लास? वीकेंड में तो खैर मिलेगी, बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ जॉब करते हो? ट्यूशन देते हो, बढ़िया बात है। क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हो? हिस्ट्री पढ़ाए लग जाना इसके बाद। हाँ और क्या, मैं तो ऐसे ही करता था। बहुत अच्छी बात है। पढ़ाओ, पढ़ाना अपनी नॉलेज को 10 गुना कर देता है। लिटरली बता रहा हूँ आपको, जो चीज डिफिकल्ट लगती है ना, डिफिकल्ट, वो पढ़ो और पढ़ा दो। बिल्कुल आती है, बिल्कुल। यही तो ब्यूटी है। आज भी मुझे इतना साल हो गया पढ़ाते हुए, आपको बता रहा हूँ, मैं अभी भी कोई टॉपिक समझा रहा हूँ ना आपको, मुझे उसी टाइम एक नई चीज आ जाएगी कि यार ये टॉपिक ऐसे भी समझा सकते हैं तुरंत। बिल्कुल होता है, ये ब्यूटी है। यही कहते हैं ना, ये टीचिंग एक कला है, एक आर्ट है। इसको जितना इसमें आप इन्वॉल्व होगे उतना ये बढ़िया होती चली जाएगी, आपकी उतनी इंप्रूव होती चली जाएगी। कलाकारी होती है ये। जरूरी नहीं है टॉपर फर्स्ट रैंकर पढ़ा दे, जरूरी नहीं है फर्स्ट रैंकर स्टेज पे आके नर्वस हो जाते हैं हाथ में। जब मैं पहली बार स्टेज में गया था, सामने 800 बच्चा बैठा हुआ था मेरे पास, और मेरे पैर ऐसे ऐसे हो रहे थे, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, और मैं पहली बार घुस गया क्लास के अंदर। कोचिंग वालों ने घुसा दिया, रैंक आ गई थी, और मुझे अंदर घुस के ऐसा लगा यार कैसे करूंगा मैं, बट हो जाता है। एक बार शुरू होती है ना, फ्लो बैठता है, और आपको नॉलेज है, बट उसके बाद तो फिर आप ही आप होते हो। तो अपना एम अच्छा बनाओ, और बस राम जी के नाम लेके स्टार्ट करो, सब बढ़िया रहेगा। और अच्छा, आप लोगों ने जो फीस दी है, उस फीस से जो भी बच्चे हैं, जो बच्चे गरीब बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पाते, एफर्ट नहीं कर पाते, हम लोग उनके लिए प्लान कर रहे हैं। उसका भी आपको सारे वीडियोस और प्रूफ मिल जाएंगे कि आप सोचोगे अरे सर ऐसा है, तो वो भी मैं अवेल कराता रहूंगा। हम लोग उस चीज को भी आगे लेके आ रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, जो एक्चुअली बहुत बेसिक एजुकेशन भी नहीं ले पाते होते हैं ना, गरीब बच्चे बेचारे पढ़ाई नहीं हो पाते, तो उनके लिए भी हम कुछ प्लान कर रहे हैं आगे। बाकी गुरुकुल तो हम प्लान कर ही रहे हैं, आपको पता होगा, शायद नहीं पता हो तो बता देता हूँ। हम लोग कुछ गुरुकुल भी प्लान कर रहे हैं। गुरुकुल में ऐसा होगा कि जो बच्चे बचपन से आना चाहते हैं, गुरुकुल के लेवल्स होते हैं, या तो बिल्कुल छोटे पे आ जाओ, एनसी में आ जाओ,
या फर्स्ट पे आ जाओ, या सिक्स्थ में आ जाओ, या नाइन्थ में आ जाओ, उसके बाद नहीं आ सकते आप। ये 4 स्लैब होते हैं। इनमें हम लोग बहुत सारे लोगों से मिले जो कि बहुत अच्छे अच्छे गुरु हैं, जो आप आगे चल के मैं उन नाम भी बता दूंगा उनके। वो लोग हमारे साथ काफी सपोर्ट कर रहे हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं, सरकार का भी काफी सपोर्ट है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम शस्त्र और शास्त्र वाला जो विद्या है पुरानी, वो वापस रिवाइव करके लाई जाए, जिसमें बच्चे को सब कुछ आता हो, पढ़ाई भी करे और वो भी सीखे जिस चीज में वो सीखना उसको आना चाहिए। हमें हर चीज आनी चाहिए ना। इंडिया के अंदर सेल्फ डिफेंस हमेशा से है। कोई ऐसे भगवान नहीं जिनके पास हथियार नहीं है, एक भी भगवान नहीं है। एक भगवान ही बता दो जो उनके पास हथियार नहीं है। जिनके पास नहीं है उनकी पूजा नहीं होती, ब्रह्मा जी। बाकी सबके पास हथियार है। और किसी दुर्गा जी तो सारे हथियार लेके खड़ी है। और इंडिया में फीमेल को कैसा वीक बना दिया गया। आप दुर्गा जी को देखो, त्रिशूल भी है, चक्र भी है, मतलब जो बाकी के त्रिदेव के पास है वो तीनों उनके पास है, और एक्स्ट्रा में एक शेर भी है। इसका मतलब कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिगर है फीमेल वुमेन इंडिया के अंदर, जस्ट इमेजिन। और ये कहां से, ये पुराने शास्त्रों और वेदों में लिखी सब चीज। बट लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने, बाकी लोगों ने इंडिया के अंदर इस चीज को इस तरीके का घुमाया कि इंसान की थिंकिंग ही बदल दी कि नहीं यार ये सब चीजें, लड़ाई वड़ाई ये सब अच्छी चीज नहीं। लड़ाई कोई करने के लिए नहीं करता है। एक सेल्फ डिफेंस भी चीज होती है कि कल आपको रोड पे कोई 4 लोग लूटने के लिए आ जाए तो आपके अंदर इतना दम होना चाहिए कि आप उनसे अपने आप को बचा सको। बट नहीं है लोगों में, क्योंकि सेल्फ डिफेंस किसी को आता नहीं। तो वो चीजें भी हम सिखाने की कोशिश, फिर आपको नहीं, आप तो फिर उम्र से आगे निकल गए हो, आपके गुरुकुल में आओगे, आप तो अभी सिविल सर्विसेज करो, फिर आगे आप गुरुकुल में अपनी सर्विसेज देने जरूर आना। जब आप सीख जाओगे, जब आप बन जाओगे तो आप आना, बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा। खैर, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री जो होता है, हिस्ट्री को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली चीज है हिस्ट्री वर्ड जो है, इतिहास जो शब्द है, इस शब्द का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि जिस चीज के बारे में लिखा हुआ एविडेंस आपको मिलता है, लिखा हुआ प्रूफ आपको मिलता है, उस प्रूफ को आप इन्वेस्टिगेट करते हो कि ये सही है या नहीं है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो चीज कंफर्म हो जाती है कि ये चीज सही है। जब ये तीनों स्टेप फॉलो होते हैं, पहला आपको कोई एविडेंस मिले, कोई ऐसी चीज मिले जो ये कह रही हो कि ऐसा हुआ था, उस एविडेंस को आप चेक करोगे। उसको चेक करने के बाद आपको ये कंफर्मेशन मिलने के लिए और सारे प्रूफ इकट्ठे करने पड़ेंगे। एक चीज मिली, एक किताब मिली, उस किताब का पेज मिला, उस किताब के पेज में कुछ लिखा हुआ है। पहली चीज तो लिखी हुई चीज मिलनी चाहिए, लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज होनी चाहिए। उस चीज को प्रूफ करने के लिए हमें बहुत सारे एविडेंस चाहिए। हमने ढूंढे एविडेंस, तो हमें उस किताब के पेज में जो लिखा था उससे आगे का कोई प्रूफ मिला। मान लो कोई पत्थर मिल गया, इस किताब में लिखा था कि ऐसे टाइप के पत्थर होते थे, कुछ पत्थर मिल गया। उस किताब में लिखा था कि इसका अगला पेज मान लो 23 या 24, वो पेज मिल गया हमें। ऐसे हमें बहुत सारे प्रूफ इकट्ठे किए जो इस किताब के पेज को सत्य साबित कर रहे हैं कि ये सच है। वो सारी चीजें मिलने के बाद हमें कंफर्मेशन होती है कि हाँ ऐसा हुआ था। और जब ये तीनों स्टेप फॉलो हो जाते हैं तो हम उसको हिस्ट्री के अंदर लिख देते हैं। इंडिया के अंदर हिस्ट्री जो है वो शुरुआत होती है प्राचीन काल से, एंशिएंट हिस्ट्री से। और एंशिएंट हिस्ट्री के भी पहले अगर आप चले जाओ तो 2 अलग अलग पार्ट हिस्ट्री के और मिलते हैं। एक बोला जाता है प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री से पहले वाला। एक होता है प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री के बाद वाला। और एक होता है हिस्ट्री जिसको हम इतिहास बोलते हैं। अब ये प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री क्या है इसको भी समझ लेते हैं एक बार, कंफ्यूजन हमारा क्लियर हो जाएगा दिमाग का। बहुत पहले एक वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, आप टाइम हो तो देखना, लाइफ, प्रोसेस ऑफ लाइफ ऐसा कुछ है शायद, ग्रोथ ऑफ लाइफ, अभी नई वेब सीरीज आई है। उन्होंने इंसान कैसे बना है, पाषाण काल से, स्टोन एज से करंट तक का सारे फेजेस दिखाए कि पहले ये जानवर हुआ करते थे, पत्थर, जब पाषाण काल था, जब स्टोन एज थी तब से। उसके बाद हर इंसान, हर जानवर टाइम के साथ साथ बदलता गया। एक सिस्टम होता है ना कि हम जब कोई चीज करने लग जाते हैं तो हमारे आने वाले जीन्स के लिए वो चीज नॉर्मल हो जाती है। जैसे पहले जिराफ था, जिराफ की गर्दन लंबी होती है तो उसकी गर्दन पहले छोटी हुआ करती थी, बट उसकी गर्दन छोटी थी तो वो उछल उछल के खाता था। उछलने लगा तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन थोड़ी लंबी निकली। इंसानों के साथ भी तो ऐसे होता है। आप अगर हाइट आपकी नॉर्मल है और आप एक्सरसाइज कर करके, स्विमिंग कर करके अपनी एक्सरसाइज बढ़ा लेते हो, हाइट बढ़ाए, तो आपकी आने वाली जनरेशन लंबी निकलेगी। जीन्स है, जीन्स तो वैसे ही पास ऑन होते हैं जो आपके अंदर होते हैं। ऐसे होता है ना कि भाई जेनेटिक्स, हमारे बॉडी बिल्डिंग में बोलते हैं जेनेटिक्स ही आपकी बॉडी का साइज डिफाइन करते हैं। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, बहुत सारे छोटे रहते हैं, कुछ भी कर ले उनका बॉडी का साइज नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जेनेटिक्स वैसे नहीं है। आप पंजाबियों को देखो, सारे लंबे चौड़े होंगे, बिकॉज उनका जेनेटिक्स वैसा ही है। तो जेनेटिक्स का मतलब क्या है कि जब भी कोई चीज आपकी बॉडी के अंदर नई
इवॉल्व होने लगती है तो वो आगे आपकी चीज में पास होने लगती है। अब एक सिंपल सी चीज है, जब भी कभी किसी को कोई जरूरत पड़ती है वो इंसान उस जरूरत का सॉल्यूशन निकालता है। कॉन्सेप्ट को समझना, हिस्ट्री दो ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। पहला कॉन्सेप्ट, जब भी कभी हमें या किसी ग्रुप को या किसी कम्युनिटी को या किसी जानवर को, किसी को भी कोई भी तकलीफ होगी और वो तकलीफ बहुत लंबे समय तक उसको होती रहेगी, तो वो उस तकलीफ से निजात पाने के लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढेगा। इंग्लिश के अंदर नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब तकलीफ होगी तभी इन्वेंशन होगा, तभी नई चीज होगी। वो इन्वेंशन या वो नई चीज जो बनाई जाएगी वो हमेशा उस इंसान को एक नई दिशा में लेके जाएगी। कैसे सुनो, जब भी इंसान को, जानवर को, कम्युनिटी को, रिलीजन को, ग्रुप को, किसी को भी तकलीफ होगी, वो उस तकलीफ से सॉल्यूशन ढूंढने का निकालेंगे। वो सॉल्यूशन उन लोगों की लाइफ को एक नई दिशा देगी, पुरानी दिशा से एकदम अलग दिशा देगी, और वो अलग दिशा उनको एक नए कुछ फॉर्म करने के पीछे कारण बना देगी। पहला कॉन्सेप्ट ये है। इंसान की 3 जरूरतें थी जब वो पाषाण काल, स्टोन एज में दिखा। स्टोन एज जब पत्थर वाली पाषाण काल शुरू हुआ तो इंसान एक जानवर टाइप का था, पूरा इंसान नहीं था, उसे हम अर्ली मैन बोलते हैं। बंदर और इंसान का मिक्सचर था। ऐसा बोलते हैं कि बंदर इंसान बन गए, उसके रीजन था कुछ बंदर पेड़ पे बैठे रह गए, कुछ बंदर पेड़ से नीचे आ गए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। जब जरूरत होती है तो इन्वेंशन होता है, मैंने अभी आपको बताया। तो जो बंदर पेड़ पे बैठे रह गए वो बंदर ही रह गए, आज भी बंदर है। जो इंसान नीचे आ गए, जो बंदर नीचे आ गए और उन्होंने अपनी जरूरत पूरने के लिए एफर्ट मारने लग गए, वो हम लोग। टाइम के साथ साथ रिफॉर्म होती चली गई, हमारी चीज टाइम के साथ साथ बदलती चली गई। आप आज कोई चीज करना शुरू कर दो, आप आज एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, आज आप एक डाइट पर्टिकुलर फॉलो करना शुरू कर दो, आपकी चीज वैसे ही निकलेगी। आगे आपकी जो आगे जनरेशन आएगी वैसी हो जाएगी, वो लोग भी उस चीज को सेम फॉलो करेंगे, आगे जनरेशन वैसी हो जाएगी। स्पोर्ट्समैन के बच्चे फिट होते हैं, बेसिक से एक लॉजिक है। ये बॉडी है, पास ऑन जीन्स बॉडी के थ्रू ही होंगे, तो नेक्स्ट बॉडी वैसे ही बनेगी जैसी आप हो। ऐसा नहीं है शेर का बच्चा कुत्ता पैदा हो जाएगा, शेर का बच्चा शेर ही पैदा होगा। सिंपल सा लॉजिक है। उसको बताना नहीं पड़ेगा कि तेरे को नॉनवेज ही खाना है तो वेजिटेरियन नहीं खाएगा, वो नॉनवेज ही खाएगा क्योंकि वो शेर है। गाय का बच्चा गाय ही पैदा होगी, गाय को पता है उसके सामने नॉनवेज भी रख दोगे, छोटे बच्चे के सामने भी, वो भी सूंघ के वो साइड कर लेगी, खाएगी नहीं उसको ऑटोमेटिकली पता है कि मुझे ये चीज नहीं खानी, क्योंकि उसके अंदर है वो चीज, पास ऑन होगी छोटे बच्चे के अंदर। इंसान ही एक अलग लेवल का जानवर है जो कुछ भी खा लेता है, जो मन होता है वो खा जाता है। खैर, जब पाषाण काल शुरू हुआ तो इंसान के पास 3 जरूरतें थी। आप मुझे बताओ कि इंसान जो इंसान है भी नहीं, आपकी सबसे बेसिक 3 जरूरतें कौन सी? रोटी, कपड़ा और मकान। 3 जरूरतें। सबसे पहले इंसान इसी को पूरा करता है। आप कल आईएएस ऑफिसर बन जाओगे तो सबसे पहले तो आप सैलरी देखोगे, यार मुझे रोटी खाने के लिए सैलरी होनी चाहिए। जब सैलरी सही मिलने लग जाएगी तो आपको आगे बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीदूंगा। जब बड़े बड़े कपड़े हो जाएंगे तो आपको चाहिए तो घर बनाऊंगा। जब घर बन जाएगा तो आपका दिमाग एक लेवल पे सेटिस्फेक्शन फील करेगा, और फिर आपका दिमाग में क्या आएगा, अब क्या करूं, अब एक्स्ट्रा चीजें करता हूं जिसकी जरूरत नहीं है मुझे। यही तो होता है एक इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट। रोटी खा ली, कपड़े पहन लिए, मकान मिल गया। आप आज ही देखो ना, आप आईएएस ऑफिसर की तैयारी क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास रोटी है, कपड़े है, रहने को घर है। ये गोलगप्पे बाहर बेच रहा है, ये नहीं कर पाएगा इसकी तैयारी, क्योंकि इसको रोटी खाने के लिए रोज काम करना है, इसको कपड़े पहनने के लिए रोज काम करना है। समझ में आ रहा है मैं जो बोलना चाह रहा हूं? आपके पास तीनों जरूरतें पूरी हैं, आपके पेरेंट्स ने पूरी कर रखी हैं, तो आज आप उस स्टेज पे हो कि आप यहां बैठ के कुछ एक्स्ट्रा सप्ताह देख पा रहे हो। तो जब इंसान पाषाण काल में आया, कॉन्सेप्ट समझना सब याद हो जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको, लाइन से ऐसे ही रट जाएगा सब। जब स्टोन एज में इंसान आया तो स्टोन एज 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती है। पुरानी वाली जिसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं, पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक। बीच वाली जिसको बोलते हैं हम मीजोलिथिक, मिडिल वाली, मध्यकाल। उसके बाद दूसरी आती है नई, जिसको बोलते हैं नियोलिथिक। तो पैलियो पुराना, पी से पुराना, पी से पैलियो, एम से मिडिल, तो ये हो गया आपका मिडिल, या मीजो बोल सकते हो इसको, मीजोलिथिक या मिडिल बीच वाला। नया मतलब नियो, लिथिक मतलब पत्थर, तो नया पत्थर, पुराना पत्थर, बीच वाला पत्थर। अब ये पत्थरों से कैसे हम सभ्यता पता कर रहे हैं? क्योंकि पुराने जमाने में टाइम निकालने के लिए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने आपको बोला जब तक हमें कोई चीज लिखी हुई नहीं मिलेगी वो हिस्ट्री के अंदर डाली नहीं जाएगी, अभी बोला मैंने। इसका मतलब ये जो पत्थरों वाली चीज है इसमें लिखा हुआ तो कुछ मिल नहीं ना, तो ये हिस्ट्री का पार्ट है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये हिस्ट्री का पार्ट नहीं, ये है प्री हिस्ट्री का पार्ट। इसका मतलब प्री हिस्ट्री के अंदर, ध्यान से समझना बात को, प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री का पार्ट है या हिस्ट्री का पार्ट है ही नहीं, वो हिस्ट्री है जिसके अंदर ना तो कुछ लिखा हुआ मिला
ना कोई प्रूफ मिला, ना कोई एविडेंस मिला, सिर्फ पत्थर मिले, पत्थर के ऊपर कार्बन लगाया, टाइम पता किया, दैट्स इट। कोई जानकारी नहीं है हमें इससे ज्यादा इसके बारे में। इसलिए ये चैप्टर बहुत छोटा सा है। जो स्टोन है, जो पाषाण काल का चैप्टर होता है, बहुत छोटा होता है, क्योंकि इसके बारे में जानकारी है ही नहीं। जानकारी कब मिलेगी? जब लिखा हुआ कोई देगा। जब लिखा हुआ नहीं है तो जानकारी कहां से आएगी आपके पास? इतनी सारी दुनिया में सभ्यताएं बनी, इंडस वैली सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता बनी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ईरान इराक की, बहुत सारी सभ्यताएं बनी, सारी सभ्यता खत्म हो गई, उनका नामो निशान भी नहीं है। लेकिन वैदिक सभ्यता अभी तक बची है। कारण वेद, ऋग्वेद बचा हुआ है, म्यूजियम में रखा, यूनेस्को ने उसको हेरिटेज डिक्लेयर किया हुआ है। सबसे पुरानी सभ्यता अभी तक जिंदा है क्योंकि उसका प्रूफ उस किताब के अंदर लिखा हुआ है। आप ऋग्वेद को उठा के पढ़ोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा उसके अंदर। इसका मतलब पुराने ऋषियों ने, पुराने लोगों ने इन चीजों पे वर्क किया कि हमें ये सभ्यता बचानी है। और सच बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ जो गोपी, जो जितनी भी मूर्ति है ना, पुराने मंदिर जाओगे आप, कृष्ण की मूर्ति है, जितने पुराने मंदिर हैं, ये मंदिरों की मूर्तियां खत्म हो जाती इतने सालों में। जब से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ और उसके बाद जब तक ब्रिटिशर्स रहे, इतने सालों में, 1000 साल के आसपास, 800-900 साल का पीरियड है, इस समय में ये मूर्तियां सरवाइव कर गई क्योंकि इसके अंदर जो रहते हैं ऋषि, जो पंडित रहते हैं, उन्होंने ये मूर्तियां निकाल के मंदिर से जमीनों में छुपा दी थी। और हर पंडित, हर ऋषि, अपने हर जो संत होता था, अपने बच्चे को बोल के जाता था, बेटा मैंने मूर्ति वहां छुपाई हुई है, तो अपनी जनरेशन में आगे बेटे को बता देना, एक टाइम तो ऐसा आएगा, एक समय तो ऐसा आएगा जब वैदिक सभ्यता वापस आएगी और फिर हम इन मूर्तियों को वापस निकाल पाएंगे। ऐसे बची हैं ये मूर्तियां, वरना इतनी पुरानी मूर्तियां बचती नहीं है। गोविंद देव की जो मूर्ति है, ये दबी हुई निकली थी और ये एक दूसरे से पास ऑन हुई है जनरेशन से इंफॉर्मेशन। फादर ने बेटे को बताया, फिर उसने अपने बेटे को बताया। महाकाल की मूर्ति हो, चाहे महाकाल है उज्जैन में, काशी चले जाओ, हर जगह का सेम हाल है। बचाया है इन लोगों ने, इसलिए सभ्यता आज जिंदा है कि आप बोल पाते हो कि मैं ऋग्वेदिक सभ्यता को जानता हूं या इंडिया की पुरानी सभ्यता को पहचानता हूं। वरना इसका भी नाम निशान खत्म हो गया होता। नई सभ्यता पुरानी सभ्यता को हटा देती है। आज कौन जानता है सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, क्या लिखा था, क्या नहीं लिखा था? नोबडी नोस। किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता स्टोन एज में क्या था, क्योंकि हमें लिखा हुआ कुछ नहीं मिला। हड़प्पन सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन में, सभ्यता में हमें लिखा हुआ मिला, लेकिन अंग्रेजों ने बोला हमें समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। आप समझ रहे हो बात को? इंडिया में रहने वाले लोगों को इतनी जानकारी नहीं है कैसे पढ़ते हैं दूसरों की नॉलेज, दूसरों की लैंग्वेज। ब्रिटिशर्स को थी, उन्हीं ब्रिटिशर्स ने ईरान इराक की सभ्यता की नॉलेज रख के उनकी इंफॉर्मेशन पढ़ के बता दिया। उन्हीं ब्रिटिशर्स ने, उसी बंदे ने हड़प्पन सिविलाइजेशन को पढ़ने के लिए मना कर दिया कि मैं नहीं समझ पा रहा इस चीज को। समझ में आ रहा मैं जो बोलना चाह रहा हूं मोटिव? कि अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन की सारी सभ्यता की सारी इंफॉर्मेशन खुल गई तो इंडिया का कल्चर कितना पुराना है सबके सामने आ जाएगा। तो फिर कल्चर बदला कैसे जाएगा, ग्लोबलाइज कैसे किया जाएगा? हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है किसी के कल्चर में घुस के उसको ग्लोबल कर देना। जैसे आलू टिक्की बर्गर, इंडिया में बर्गर नहीं खाया जाता तो आलू घुसा के बेचो। जैसे फलहार पिज्जा, इंडिया में पिज्जा नहीं खाया जाता तो फलहार बना के बेचो। दिस इज ग्लोबलाइजेशन। लोकल लोगों को ग्लोबल चीजें से, नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज इंग्लिश की हिंदी सबटाइटल दो या हिंदी में डब कर दो। समझ में आ रहा है? कल्चर शिफ्ट। एक बार देखने लग जाएगा इंसान, उसको इंडिया की कोई चीज पसंद ही नहीं आएगी। बर्गर खाने लग गए लोग, इंडिया की चीजें खाना बंद कर दिया। लोकलाइज। बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग होती है। हम चीजों को समझना शुरू करेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा, अरे ये तो क्या ही करा इन लोगों ने। ऐसे करके हमारे दिमाग, हमारे माइंडसेट को गुलाम बना दिया कि आज आप लोग टी शर्ट और जींस पहनते हो। समझ में आ रहा है मैं जो बोलना चाह रहा हूं? मैं कुर्ता पजामा पहन के कहीं बाहर निकल जाऊं ना तो लोग ऐसे देखते, पता नहीं कहां का गुंडा आ गया, ऐसा लगता गाड़ी है। ये क्या है? माइंडसेट है ये। अब यहां और ये और मार दो, डरेंगे लोग मुझसे देख के, डरते हैं, लिटरली डरते हैं, बता रहा हूं मैं। गाड़ी से उतरता हूं ना, जेल से टीका वीका मार के, ये माला वाला पहन के, तो लोग ऐसे देखते से पता नहीं क्या ही है ये। अच्छी बात है, डरना चाहिए, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं कि उस चीज को एसोसिएट कैसे कर रहे हैं, माइंडसेट। वरना हम तो यही पहनते आ रहे हैं हमेशा से, इंडिया का कल्चर ही यही है, बट हम माइंडसेट को रूल कर रहे हैं। हाँ तो वही चीज है, वही चीज। तो ये सब अंग्रेजों का खेल है। उनका सिंपल पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल। पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, तोड़ो और रूल करो। यूनिटी मत है तो किसी के बीच में, पहले हिंदू मुस्लिम को तोड़ो, फिर हिंदू को तोड़ो, उसके बाद इतना तोड़ो कि इंसान कभी जोड़ ही ना पाए।
अब ये सिचुएशन हो गई कि जुड़ना चाहे कोई तो भी नहीं जुड़ सकता। इस लेवल पे करप्ट कर दिया लोगों का माइंड, लोग चाहते ही नहीं अपना माइंड वॉश करना, क्लीन करना, तो चाहे उसी में खुश है वो, क्योंकि अब चीजें पॉलिटिकल हो गई है, आप पॉलिटिकल एजेंडा बन गए हैं। आप कल आईएएस ऑफिसर बनोगे, आपको समझ में आएगा सब पॉलिटिक्स है। अगर आज कास्ट सिस्टम इंडिया से हट जाए तो पॉलिटिकल सिस्टम का सर्वनाश हो जाएगा, वोट ही नहीं ले पाएगा कोई, क्योंकि वोट ही जातिवाद पे चल रहा है इंडिया के अंदर, इंडिया जातिवाद पे चल रही है, वोटिंग ही उसी पे हो रही है। तो पॉलिटिक्स आपका लाइसेंस आपको समझ में आएगा आपको कि यार कैसे होती है वोटिंग, आप ही कराओगे सब चीज। आईएएस ऑफिसर की ऊपर जिम्मेदारी होती है, ब्रोकर बन जाता है उस टाइम पे, तो ब्रोकर होता है, सारे उल्टी सीधे काम करा रहा होता है, इधर का उधर, उधर का इधर, सब आप ही कर रहे होगे। आपको लगा यार मैं करना नहीं चाह रहा, फिर भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऊपर से प्रेशर होता है पॉलिटिक्स का। खैर वो तो मजा आएगा, जॉब में अलग ही मजा आता है इस चीजें करने में भी शुरुआत में। तो मेरा कहने का मतलब था कि जब स्टोन एज थी, जब पाषाण काल था, जब पत्थर वाला पीरियड चल रहा था, उस पीरियड में सबसे पहला जो पीरियड था पैलियोलिथिक का, उसमें इंसान ने सिर्फ एक ही महत्वाकांक्षा पूरी करी, वो है रोटी। सबसे पहले तो खाना चाहिए ना, कुत्ता कपड़े नहीं पहनता क्योंकि उसका खाने से काम हो जाता है, उसको रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि इंसान ने उसको एक्सप्लोर नहीं करने दिया। अगर वो एक्सप्लोर करता तो शायद वो भी कपड़े पहन लेता, जरूरत लगती है उसको, हमें जरूरत लग रही थी क्योंकि हमें रोकने वाला कोई नहीं था। तो पैलियोलिथिक जो पहला पीरियड था, पुराना वाला जो स्टोरेज का पीरियड था, लिथिक मतलब पत्थर, उसमें इंसान ने खाने की जिम्मेदारी पूरी करी। अब खाना कैसे खाएगा, टहल रहा है कोई इंसान, उसको पेड़ दिख गए, उससे पेड़ तोड़ के खाना है। अब डायरेक्ट पेड़ तो खा नहीं सकता, तो कभी कभी जड़े खाने की शुरू करता था, जैसे आलू होता है, गाजर होती है, सब जड़े है ना, ये तो पेड़ अंदर होता है, प्याज हो गया। तो उन्होंने क्या किया, जमीन से कोई चीज निकालने के लिए कुछ तो चाहिए उन्हें, खोदने के लिए, तो उन्होंने पत्थरों का यूज करना शुरू किया, इसलिए उसे स्टोनेज बोलते हैं। पत्थरों का यूज होना शुरू हुआ। पत्थर अलग अलग शेप के होते थे। शुरुआत में इंसान को पत्थर छोटा करना नहीं आता था, काटना नहीं आता था, तो इंसान ने क्या किया, बड़े बड़े पत्थर उठाए और बड़े बड़े पत्थर से खोदना शुरू किया। और जो भी पेड़ पौधे मिलते थे, जानवर नहीं खा रहा अभी, वो जानवर नहीं खा रहा अभी, ध्यान से सुनना, नोटिस करना बात को, प्री हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, पैलियोलिथिक की बात कर रहा हूं मैं। उसने पेड़ पौधे खाने शुरू किए, जड़ें खानी शुरू करी। तो यहां से हमें समझ में आता है पैलियोलिथिक पीरियड में इंसान एक तो वेजिटेरियन था, दूसरा वो गैदरर था। गैदर का मतलब होता है घूमता रहता था, ना उसके पास रहने का ठिकाना था, कुछ भी नहीं था, घूमता रहता था, जहां खाना मिलेगा खा लेगा, और खाना खाना ही उसका बेसिक एम था। और पत्थर जो वो यूज कर रहा था वो बड़े बड़े पत्थर थे, क्योंकि उसे पत्थर काटना नहीं आता था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या पैलियोलिथिक पीरियड में इंसान के पास कपड़े थे, नहीं थे। क्या पैलियोलिथिक पीरियड में इंसान खाना पकाता था, नहीं पकाता था, तोड़ के खाता था। याद हो जाएगा सब कुछ, बहुत कंफ्यूजन होता है पीरियड में, बट आप आज ही बता रहा हूं, आज याद करके जाओगे। तो पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर इंसान का कुछ भी नहीं था, ना उसके पास घर था नहीं था, कपड़े थे नहीं थे, आग थी नहीं थी, सिर्फ घूमता रहता था, जहां जो खाने को मिलता था पत्थर उठा के तोड़ता था, खा लेता था। टूल्स कैसे थे, बड़े बड़े थे। पत्थर को टूल बोला जाता है, यूज कर रहे हो ना उससे आप चीजें। इंसान का एक ही मोटिव था, खाना। धीरे धीरे टाइम बदलता गया, इंसान ने अपना पेट भरने का रास्ता ढूंढ लिया, उसको समझ में आ गया कि मैं ढूंढ के पेड़ पौधे खा सकता हूं। टाइम आगे आगे बढ़ता गया। मीजोलिथिक वाला पीरियड आ गया, मध्य वाला पीरियड आ गया, जिसमें इंसान को अब लगा कि अब थोड़ा ठंडा हो गया मौसम, खाने का इंतजाम तो मैंने कर रखा है, अब मुझे कपड़ों का इंतजाम करना है। कपड़ों के इंतजाम के लिए इंसान ऐसे ही टहल रहा था, गैदरर था ना, उसने देखा यार ये शेर जा रहा है, भालू जा रहा है, इसको ठंड नहीं लग रही, इसका मतलब इसकी जो ऊपर लेयर है ये अगर मैं पहन लूं तो मेरे को भी ठंडी लगेगी। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत आपको सोल्यूशन देगी, मैंने अभी बोला आपको हिस्ट्री के अंदर। तो इंसान ने कहा लेकिन इस जानवर की खाल कैसे उतारी जाए। अब बड़े पत्थर जानवर के पास लेके जाओगे वो तो आप ही के ऊपर अटैक करके आपको ही खा जाएगा, बड़ा पत्थर थोड़ी मारोगे जानवर के लिए, आप भालू को जाके मारो, आप भालू थोड़ी मारेगा उससे। अब भालू को मारने के लिए, उसकी खाल उतारने के लिए आपको क्या चाहिए, शार्प पत्थर चाहिए। तो मीजोलिथिक पीरियड के अंदर, मध्य वाले पीरियड के अंदर, ये स्टोन एज की जो पीरियड है, इसमें ये पत्थरों को शार्प करने लग गए, छोटा करने लग गए। बड़ा पत्थर थोड़ी लेके जाओगे भालू के सामने, भालू देखेगा आपको ऊपर अटैक कर देगा। छोटा पत्थर, चाकू टाइप का, छोटा मतलब माइक्रो, तो माइक्रो पत्थर मतलब माइक्रोलिथ। इसका मतलब मीजोलिथिक का जो पीरियड है, इसमें स्टोन के जो टूल है छोटे हो गए, माइक्रो हो गए। तो माइक्रोलिथ जो टूल है वो मीजोलिथिक पीरियड को बिलोंग करता है। क्यों छोटे किए, जरूरत क्या थी, कपड़ा पहनना। तो कपड़ा पहना तो स्टोन छोटा किया, भालू को मारा, जानवर को मारा, पहन लिया, उसको मजा आ गया, उसने कहा ठंड तो रुक गई। फिर उसने देखा जानवर के अंदर भी कुछ सामान निकला है, खाल उतार दी तो अंदर का सामान तो निकलेगा ही। तो उसे लगा यार इसका भी कुछ यूज किया जाए। बहुत ध्यान से सुनना, अभी तक गैदरर है, वेजिटेरियन है इंसान, इंसान देखा इसका भी कुछ यूज करते हैं, उसको खा के देखा, उसको उल्टी आ गई, उसको जमा नहीं। फिर उसने क्या किया, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन,
जरूरत है उसे, आग, फायर, पत्थर घिस रहा था बैठा हुआ, छोटा कर रहा था पत्थर। बचपन में किताब में फोटो बनी होती थी, याद होगा, तो वो पत्थर छोटे कर रहे थे, छोटे करते करते आग निकली, उन्होंने कहा मजा आ गया, इसे पकाते हैं, नॉनवेज। यहां इंसान गैदरर से, घूमने वाले से हंटर बन गया। मीसोलिथिक पीरियड के अंदर बड़ा चेंज, इंसान हंटर बना, इंसान ने कपड़े पहनने शुरू किए, इंसान ने खाना खाना शुरू किया नॉनवेज, इंसान ने आग का यूज करना शुरू किया। क्या इंसान के पास घर है अभी? नहीं है, जरूरत ही नहीं था उसको, अभी तो वो बाकी जरूरतें पूरी कर रहा है। पैलियोलिथिक और मीसोलिथिक में दो चीजें हो चुकी है, इंसान के पास रोटी आ चुकी है, खाने के ऑप्शन आ गए, अब तो टिक्का इक्का ही बना रहा है अब तो। दूसरा, उसके पास कपड़े आ चुके हैं, कपड़े पहनना, ठंडी लग रही है उसको, अब उसको दो बेसिक चीज उसके पास है। अब वो ये सोच रहा है कि अब मैं रहने का ठिकाना बनाऊंगा अपना। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जब आप कहीं घर खरीदने जाते हो तो आप सबसे पहले क्या देखते हो वहां पे? सबसे पहले आप ये देखते हो कि वहां पे खाने पीने की चीजें पास में अवेलेबल होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स, बेसिक रिक्वायरमेंट पास में अवेलेबल होनी चाहिए, तब मैं वहां पे घर खरीदूंगा। ऐसा तो है नहीं कि आप जंगल में घर खरीद लो जहां कुछ भी नहीं है, दुकान भी नहीं पानी की, है ना। बेसिक नेसेसिटीज जहां पे है वहां पे आप घर खरीदते हो। तो इंसान ने ये सोचा कि यार मैं अभी तक घूम घूम के खाना खा रहा हूं, अब मैं एक काम करता हूं, मैं अपना एक ठिकाना फिक्स करता हूं, और ये जो पेड़ पौधे उगा रहा हूं मैं, खा रहा हूं इधर उधर से, इनको एक ही जगह उगाना शुरू करता हूं। एक जगह उगाऊंगा तो मुझे जाना नहीं पड़ेगा, और फिर वहीं पे आराम से रहने लग जाऊंगा मैं। तो ये जो नया पीरियड आ रहा था, जिस पीरियड को बोलते हैं नव्य नियोलिथिक, नया पत्थर वाला पीरियड, इसमें इंसान का दिमाग थोड़ा सा और इवॉल्व हो रहा था, इंप्रूव हो रहा था, क्योंकि उसको जरूरतें पड़ रही थी। किसी को भी जरूरत पड़ती है, वो रिएक्ट उसका सोल्यूशन निकालने के जैसे ही करता है। मैंने पहले भी बताया, आप लोग शायद नए हो, और वैसे भी बताया, मेरे घर में एक डॉग है, उस डॉग को हम लोग ओपन रखते हैं, खुला रखते हैं, वो दरवाजा खोल लेता है, क्योंकि उसको एक्सप्लोर करने दिया। और कोई कुत्ता नहीं खोल पाएगा, वो डोर बंद करोगे, ऐसे हैंडल करके ऐसे खोल देता, ऐसे हाथ रखेगा, ऐसे धक्का मारे खोल देगा, क्योंकि उसने वो चीज देखी, उसको जरूरत लगी तो वो सीख गया। समझ में आ रहा है? जिसको जरूरत मिलती है और उसको वो करने का मौका दिया जाता है तो वो सीख जाता है। इंसान ने जानवरों को सीखने नहीं दिया कुछ भी, इंसान ने जानवरों को समेट के रखा, कंट्रोल कर लिया। तो जब नियोलिथिक पीरियड आ रहा था तो इंसान ने सबसे पहले डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया, और सबसे पहला जानवर जो पालतू बनाया वो था कुत्ता। कुत्ते का एंसेस्टर, डॉग एंसेस्टर ऑफ डॉग। वहां से पशुपालन शुरू हुआ। अब कुत्ते को उसने क्यों पाला? क्योंकि उसे ये लगा कि अगर मैं किसी एक ठिकाने पे अकेले रहूंगा तो मुझे एक साथी भी चाहिए जो मेरे को हेल्प कर दे, या मेरी जगह का प्रोटेक्शन कर दे और जानवरों से, मुझे बता ही दे एटलीस्ट, कोई आए मेरे अगर जमीन पे कुछ खाने का छीनने के लिए, क्योंकि लोग तो घूमते ही रहते हैं। तो उसने अपना दोस्त मान के, फ्रेंड मान के डॉग को रखा, और आज भी डॉग उसी तरीके से कंसीडर किया जाता है। तो नियोलिथिक के अंदर पहला चेंज ये दिखा कि इंसान ने डोमेस्टिकेशन जस्ट शुरू किया था जब मेसोलिथिक खत्म हो रहा था। उसके साथ साथ इंसान ने खेती बाड़ी का कॉन्सेप्ट भी यहां पे लेके आया, एग्रीकल्चर। इंसान को ऐसा लगा कि जगह जगह घूम के खाना ढूंढने से अच्छा है कि मैं अपनी ही जहां पे जगह रहता हूं वही उगा लूं। और जब इंसान ने खेती बाड़ी शुरू करी तो उसने वहां पे अपना ठिकाना बनाना भी शुरू कर दिया, रहने का छोटा सा झोपड़ा बनाना भी शुरू कर दिया, और रहने भी लग गए। अब आप मुझे बताओ, आप घर में चावल लाते हो, आटा लाते हो, तो क्या रोज के हिसाब से लाते हो या महीने के हिसाब से लाते हो? महीने के हिसाब से लाते हो। रोज थोड़ी लाओगे, 5 रुपए का आटा लेके 4 रोटी बनाऊंगा, आप 10 किलो 5 किलो आटा लोगे। इसका मतलब इंसान की एक बिहेवियर है कि वो आगे की प्लानिंग करके चलता है। जब कोई इंसान एक बड़ी सी जगह पे खेती बाड़ी कर रहा है तो उसके पास बहुत सारी चीजें उगेंगी। मान लो गेहूं उगा रहा है वो, तो बहुत सारा गेहूं उगेगा, वो एक बार में तो खा नहीं लेगा उस गेहूं को। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत पड़ेगी तो इन्वेंशन होगा। वो एक बार में तो खा नहीं लेगा उस गेहूं को, तो क्या करेगा? उसको रखेगा कहीं। तो रखने के लिए उसे क्या चाहिए? स्टोरेज के लिए कुछ चाहिए। यहां बनाने शुरू किए उसने पॉट। अब मैं आपसे पूछूं, पॉटरी कब शुरू हुई थी? मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक या नियोलिथिक में? तो आप खुद ही बोलते हो सर नियो में हुई थी, रटने की जरूरत ही नहीं है। क्यों रटेंगे? हमें कॉन्सेप्ट पता है कि नियोलिथिक में एग्रीकल्चर शुरू हुआ, एग्रीकल्चर शुरू होगा तभी उसके पास सामान आएगा, सामान आएगा तो भरेगा, भरने के लिए उसको पॉट चाहिए, पॉट बनाएगा। लॉजिक, रटने की जरूरत ही नहीं है, लॉजिक पता है। तो यहां से पॉटरी का सिस्टम शुरू हुआ। अब पॉट बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो मिट्टी हाथ से बनता है कि भाई हाथ से बना लो, वो कच्चा पॉट होता है। अब इंसान को लगा यार मैं कच्चा पॉट जो बना रहा हूं वो टूट जाता है मेरा, तो मैं क्या करता हूं? व्हील से पॉटरी करता हूं। यहां एक नया इन्वेंशन हुआ, जैसे अभी होता है ना पॉट, कुम्हार बनाता है पॉट, एक पहिया चलता रहता है, और जो इन्वेंशन ने दुनिया बदल डाली, यहां इन्वेंशन हुआ पॉटर्स व्हील का, जिसपे मटके बनते हैं। यही पॉटर व्हील जो ऐसे करके रखा जाता था,
आगे चल के ऐसे हो गया, बीच में डंडा लग गया और आज गाड़ियां चल रही है। इसका मतलब नियोलिथिक पीरियड यूपीएससी के बेस पे क्वेश्चन है। नियोलिथिक पीरियड का बेस है आज का प्रेजेंट ट्रांसपोर्टेशन, एक्सप्लेन किया जा सकता है। क्योंकि वहां पे ही पहिया बना, भले ही वो पॉट के लिए बना, लेकिन वही पहिया आगे चल के हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, ऐसा हो गया, और वही पहिया है कि आज सारे गाड़ियों के नीचे पहिए लगे, बट पहिया तो बना इसके लिए था। तो न्यूलिथिक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड है, क्योंकि न्यूलिथिक में एक तो व्हील बनता है और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एग्रीकल्चर, क्योंकि इंडिया की आधी पॉपुलेशन से ज्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है आज भी। तो एग्रीकल्चर और पॉटर्स व्हील जैसे दो बड़े डेवलपमेंट न्यूलिथिक में हमें देखने को मिलते हैं। क्या नियोलिथिक में इंसान के पास आग है? बिल्कुल है, भूल थोड़ी जाएगा। क्या वो कपड़े पहन रहा है? बिल्कुल, एक बार पहन के उतार थोड़ी देगा। क्या वो नॉनवेज और वेजिटेरियन सब खाता है? बिल्कुल खाता है। जो पहले हो गया वो तो वो कर ही रहा है। नई चीजें, उसके पास घर है, उसके पास खेती है, उसके पास जानवर है, और क्या उसके पास पहिया है, उसके पास स्टोरेज है, उसके पास पॉट बना रहा है, वो सामान भर रहा है, आगे के लिए रख रहा है। समझ में आया? पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक। अगर आपसे पूछा जाए इंसान ने आग किस पीरियड में निकाली, आप बता दो कि पहले नहीं थी, मीसोलिथिक में आई। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी क्वेश्चन बोल रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं यही आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, कब कौन सी चीज किस में हुई। इंसान ने, हाँ प्लीज, इंसान जब शुरू हुआ था ना, पहाड़ मतलब उस समय मैदान जैसी कोई चीज ही नहीं थी, पत्थर भरे रहते थे हर जगह। हाँ खाते थे ना। देखो क्या हुआ, सिस्टम ऐसा बना, ये जो स्टोरेज है ना, ये बहुत बड़ी है, लाखों साल की है। हमने जहां से कैलकुलेशन करनी स्टार्ट करी है, वहां पे इंसान डोमिनेटिंग है। एक्चुअली क्या होता है लाइफ में, ये जो लाइफ होती है, क्रिएचर्स की लाइफ होती है, उसमें जो मैंने आपको वेब सीरीज बताई ना, उसको आज देखना जाके आप, ओरिजिन ऑफ लाइफ है उसका नाम, बहुत अच्छी है, उसको नेटफ्लिक्स पे देखना, मजा आ जाएगा आपको देख के। उसमें यही दिखाया है कि हर पीरियड में, एक लंबा पीरियड आता है 2-3 लाख साल का, उस 2-3-4 लाख साल में एक पर्टिकुलर क्रिएचर डोमिनेटिंग होता है। उसके बाद वो क्रिएचर, क्योंकि वो डोमिनेट करता है, वो एक्सटेंड हो जाता है, फिर एक नया क्रिएचर डोमिनेट करता है, फिर वो एक्सटेंड हो जाता है, फिर एक नया किया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स, एक टाइम पे डायनासोर्स एक्सटेंड, मतलब पूरे अर्थ को कंट्रोल करते थे। फिर वो डायनासोर इतना ज्यादा कंट्रोल करते थे कि उनके एक्सटेंशन का पीरियड आ गया। एक चीज की लिमिट होती है, जिसको हम गीता या वैसी लैंग्वेज, वैदिक लैंग्वेज में बोलते हैं, एक लिमिट होती है जिसके बाद उसके कर्म बराबर हो जाते हैं और उसको खत्म होने का टाइम आ जाता है। यही डायनासोर है कि ये आज कबूतर बनते हैं। आपको पता है ये डायनासोर का ही इवॉल्व वर्जन है जो चिड़िया दिखती है आपको। चिड़िया पहले नहीं थी। जिस पर्टिकुलर लाख टाइम के पीरियड में डायनासोर खत्म हुए, वो डायनासोर खत्म होकर उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई ना, वो चिड़िया आई। क्योंकि जब डायनासोर मर रहे थे तो उस समय उड़ने वाले डायनासोर जो थे, उनमें से कुछ डायनासोर बच के निकल गए। वही डायनासोर बाद में बर्ड बन के, आज आप कबूतर को ध्यान से देखोगे ना, आपको डायनासोर का फील आएगा। ऐसे ही चलता था डायनासोर, जैसे कबूतर चलता है, पास से देखना, जैसे चिड़िया चलती है ना, पैर, उसके पैर देखना, जो चिड़िया के पैर होते हैं ना, वो देखना एकदम डायनासोर जैसे, उसकी गर्दन देखना एकदम डायनासोर, क्योंकि वो डायनासोर का ही वर्जन है। इंसान जिस पीरियड में आया, उस समय इंसान ने डोमिनेट किया, क्योंकि उस समय उसको डोमिनेट करने वाला उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं था, क्योंकि इंसान के पास सबसे बड़ी चीज थी माइंड, वो जानवरों के पास नहीं होता। उसने माइंड से डोमिनेट किया, और आज देखो ना माइंड से हमने किस लेवल पे पहुंच गए। और उस वेब सीरीज में ये भी दिखाया है कि एक समय ऐसा आएगा कि इंसान भी एक्सटेंट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सब, लिमिट होती है हर चीज की। और फिर एक लास्ट में तितली उड़ती हुई दिखाई है, फिर से कभी लाइफ खत्म नहीं होती धरती से, किसी ना किसी लाइफ किसी ना फॉर्म में रह जाता है। सबसे पुरानी लाइफ है लिजर्ड की, लिजर्ड सबसे पुराना रेप्टाइल, लिजर्ड्स। उसके बाद वही लिजर्ड्स जब एक्सटेंशन लाइन पे आए थे, तो कुछ लिजर्ड्स पानी में भाग गए। जब तूफान आता है ना, जब कैलमिटी आती है बहुत बड़ी, तो कुछ लोग बचने की कोशिश करते हैं, जिनकी किस्मत अच्छी होती है, वजह तो बहुत सारे लिजर्ड पानी में घुस गए, वो बाद में फिश बन गए। वही लिजर्ड जो पानी में घुस गए थे, वो नेक्स्ट जनरेशन में फिश बन गया है, क्योंकि उन्होंने अपने आपको पानी में सर्वाइव करना सिखा दिया। कुछ जानवर ऐसे होते थे, जब बहुत बड़ी कैलमिटी आई किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, वो गुफा में घुस गए, तो बच गए। तो वो जो गुफा में घुसने वाले जानवर थे, वो बाद में शेर बन के बाहर आते हैं। वो नेक्स्ट जनरेशन में शेर पूरी एरिया को रूल करता है। आज भी ऐसे ही है। आज जो सिस्टम चल रहा है, इंसान ने दिमाग से पूरा साइकिल ब्रेक कर दिया है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं जो नॉनवेज खाते हैं कि हम सब साइकिल चला रहे हैं, फूड चेन चलाते हैं, कि हम सब नॉनवेज खाते हैं तो हम फूड चेन चलाते हैं। तो मैं उनको यही बोलता हूं, तो ये आप गलत कर रहे हो। आप एक काम करो, आप खाओ नॉनवेज, जंगल में जाओ, दूसरों को भी फूड चेन चलाने का मौका दो। और क्या, शेर बैठा है वहां, मौका दो उसे, वो कंप्लीट करेगा चेन, वो वेट कर रहा है वहां पे आपका। आप जानवर को धोखेबाजी से क्यों मार रहे हो? आप मौका तो, अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी पे लगो ना। जो फिटेस्ट है वो सर्वाइव करेगा, आप जाओ जंगल में, फिर देखो
कौन सर्वाइव करता है, कौन फूड चेन बनाता है, वो शेर छोड़ेगा नहीं किसी को, क्योंकि वो आज भी जंगल का राजा है। तो आपने क्या किया, आपने धोखेबाजी करी, आपने पकड़ के बिजली बंद कर दिया, उसके बाद आप खा रहे हो। तो ये फूड चेन नहीं चला रहे आप अपना कंट्रोल दिखा रहे हो उसके ऊपर। आप फूड चेन नहीं, आप बल्कि जो नेचुरल सिस्टम है उसको बिगाड़ रहे हो, आप पॉपुलेशन बिगाड़ रहे हो। मुझे याद है मैं छोटा था ना, इतनी सारी चिड़िया दिखती थी मुझे, तोते दिखते थे, अब दिखते ही नहीं है। टाइम के साथ साथ चीजें खत्म होती, एक्सटेंड होती, एक्सटेंशन ही तो होता है ये एक्सटेंड होता चला जा रहा है। धीरे धीरे एक टाइम आएगा सिर्फ इंसान दिखेगा आपको धरती पे और रोबोट दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेगा उसके अलावा। मौसम का सिस्टम देखो आप, एक टाइम पे फिक्स होता था, इतने टाइम गर्मी होगी, इतने टाइम बारिश होगी, इतने टाइम फिक्स था वो। हम लोग वेट करते थे कि गर्मी की छुट्टी इस पीरियड में होती है क्योंकि गर्मी होती है, सर्दियों की छुट्टी इस पीरियड, फिक्स होता था हर चीज का। अभी क्या है, कभी भी अभी सर्दी नहीं है, अब तक आज सुबह भी सर्दी थी, मतलब कुछ पता नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने, इंसान ने अपने दिमाग की वजह से पूरा सिस्टम, पूरा इकोसिस्टम हिला के रख दिया। और धीरे 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 यही होगा कि सब एक्सटेंड हो जाएगा और हम लोग ही बस बचे रह जाएंगे, और फिर हम लोग उस लेवल को और लेवल, गंदे लेवल पे लेके चले जाएंगे। फिर एक ना एक टाइम ऐसा आएगा, 4-4.5 साल लाख साल बाद सब खत्म हो जाएगा, फिर कोई क्रिएचर बच जाएगा। ऐसी चलती है लाइफ। हम लोग अपने आप को स्पेशल समझते हैं, हम हैं नॉर्मल जानवर ही, यही तो खास बात है। इसलिए तो बोला जाता है कि बचपन में गीता पढ़ लेनी चाहिए, और हमारे यहाँ घर में पढ़ाई नहीं जाती। इंसान का जो दिमाग है ना, वो अपने आप को स्पेशल सोचना बंद कर देता है जब वो गीता पढ़ लेता है ध्यान से। उसको समझ में आ जाता है मैं कुछ नहीं हूं, जैसी चींटी है जो पैरों से दब जाती है वैसे ही मैं हूं, जैसे जानवर बाहर घूम रहे हैं, कभी भी रोड पे कोई किसी को टक्कर मार देता है वैसे ही मैं हूं। कोई नया थोड़ी, कोई सब ऐसे ही है, एक जाएगा फिर आएगा, घूमता रहेगा, साइकिल चलती रहेगी। बट हम लोग अपने आप को स्पेशल मानने लगे क्योंकि हम यहाँ से बहुत तेज है ना, हमें लगता है यार ये बहुत है। कोई मर जाता 10 दिन में, लोग उसको भी भूल जाते, कितना भी करीबी हो, कौन ध्यान रखता है। 13वीं करके खाना खा लेते, सर्व करते ना 13वीं, लंगर लगाते, सबको बुलाते हैं, खाना तो खाते ही है ना सब, भूखे तो रहता नहीं कोई, ऐसा तो है नहीं कि मर गया खाना नहीं खाऊंगा मैं 50 दिन, कौन करता है, कोई नहीं करता। इसका मतलब दिस इज द रियलिटी एंड एवरीबॉडी शुड एक्सेप्ट कि वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर अलोन। एक टाइम तक लोग आपके साथ है, कोई साथ नहीं हो। तो लाइफ को इसलिए तो बोला जाता है कि लाइफ में कभी छोटी छोटी चीजों से परेशान नहीं होना चाहिए, कि लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, क्या फायदा। एंड एक ही है, खुशी से जाओगे, अच्छे से जाओगे तो तृप्त होके जाओगे, वरना परेशान दुखी आत्मा बन के घूमोगे। मुझे ये चीज लगती है कि मैंने पढ़ रखी गीता बचपन से, तो मुझे लगता है हर इंसान को, अभी आप पेपर निकाल लो, अभी आप तैयारी करो, फिर जब आप पहुंच जाओ उस लेवल पे तो पढ़ना इन चीजों को। असली ज्ञान तो वही है, बाकी सब तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। मैंने गाड़ी खरीदी 1.5 करोड़ रुपए की, बड़ा खुश हुआ मैं, गाड़ी खरीद ली, आज खड़ी रहती नीचे, गंदी होती रहती, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। घर खरीदा इतने महंगा, सोचा गौर शाह खूब पैसा खर्चा किया घर पे, आज पड़ा रहता है ऐसे, छत पड़ी, जिम पड़ी, ऐसी कोई टेंशन कुछ नहीं है। मेटेरियलिस्टिक चीजों में एक लिमिट तक होती है, उसके बाद जब वो चीज आ जाती है फिनिश। मेटेरियलिस्टिक क्या, लाइफ में किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस शॉर्ट टर्म होती है, वो शॉर्ट टर्म की इंपॉर्टेंस। कल जॉब ले लोगे, आईएएस बन जाओगे आप, मतलब ये मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप आईएएस बन जाओगे, 2 साल बहुत हीरो बन के घूमोगे, हर जगह हीरोगिरी दिखाओगे आईएएस, फिर आपको लगा अरे यार क्या फंस गया यार। शुरू में बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, बहुत कॉन्फिडेंस आता है, मुझे भी बहुत कॉन्फिडेंस आता था कि टोल पे पैसा नहीं देना पड़ता, दोस्तों को जाता हूँ कार्ड दे, कार्ड टोल पे पैसा नहीं लगता, हर जगह हीरोपति दिखाते कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है देख मजाक है क्या। फिर 1.5-2 साल बाद लगने लगता है यार रोज का ही यार ये क्या है, तो नॉर्मल हो जाती है वो चीज। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे ही है लाइफ। समझ में आया? तीनों चीजें मैंने आपको समझाई, पैलेओलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक। बंदर में ही थी जब आप बंदर में ही थी और किसी में नहीं थी। अभी बंदर को देखो ना, कितना दिमाग होता है बंदर में। बंदर के सामने कोई चीज करोगे ना, यार मैंने बंदर को ऐसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोल के पीते हुए देखा, मैंने अपने सामने, मैं ट्रेन में बैठा था। हाँ, और वो वृंदावन में, वो तो खाने के बाद वापस करेगा चश्मा, उसको खुद दोगे। हाँ नहीं देंगे, मैं तो खुद गया हूँ, मुझे बोला था चश्मा मत पहन के जाना। सब बहुत दिमाग होता है बंदर में, बहुत दिमाग होता है। आप बंदर की हरकतें देखोगे ना, इंसान है बिल्कुल डिट्टो, बच्चों के साथ भी मदर और चाइल्ड उनको देखोगे ना, दे आल्सो बिहेव लाइक जैसे इंसान बिहेव करता है, बिल्कुल इंसान है वो। बस फर्क इतना सा है कि जब नेचुरल कैलामिटी आई थी तो बचाने के लिए वो अपने आप को पेड़ में बैठे रह गए, और इंसान जो बंदर बने थे वो नीचे बन के अपने आप को नीचे बचाने के लिए कुछ ना कुछ और ज्यादा सोचने लगे। जितना सोचोगे ना उतना दिमाग बढ़ेगा, जैसे होता है ना, जितना पढ़ाओगे उतनी नॉलेज गेन होगी। अभी आपने बोला कि मैं नई चीज, यही है, जैसे मसल होती है ना, जितनी एक्सरसाइज करो उतनी बढ़ती है। दिमाग की एक्सरसाइज क्या है? लोड। दिमाग की एक्सरसाइज क्या है? स्ट्रेस। दिमाग की एक्सरसाइज क्या है? एक्सप्लोर करना, चीजों का सोल्यूशन ढूंढना। दिमाग पे कोई डंबल तो रख नहीं सकता कि सर पे डंबल रख दिया अंदर, वो तो इम्पॉसिबल है। तो दिमाग पे जब लोड आएगा तभी तो ग्रो करोगे। जैसे बॉडी पे लोड आता है तो बॉडी ग्रो करती है, सिंपल लॉजिक। तो शरीर का पार्टी तो है, वो ग्रो कब करेगा? जब उस पर उसकी रिक्वायरमेंट का लोड आएगा।
तो वो अपने आप ग्रो करेगा। इसलिए बोलते हैं ना, जो इंसान तकलीफों से निकल के आया होता है वो बहुत हेड स्ट्रॉन्ग होता है, उसका दिमाग बहुत स्ट्रांग होता है, वो छोटी बड़ी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तकलीफों से निकल के आ रहा है। इसलिए बोलते हैं ना, जो जमीन से उठता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोबारा, मुझे भी, मैं बोलता हूँ मैं दोबारा मेरा सब डूब जाएगा, मैं तभी तो इतना बड़ा स्टेप लेने को तैयार हूँ, कर दिया मैंने, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे लगता मैं तो आया ही वहां से, मैं दोबारा ही वहां चला जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा, मुझे लोड ही नहीं लगता। बट जो इंसान बचपन से एसी में रहा है उसको पंखा में रखने दिक्कत होगी उसे, जो बचपन से हाथ का पंखा घुमाया है उसको एसी मिल जाएगा, दोबारा वहां जा सकता है, उसको लोड ही नहीं लगता, उसको लगता मैं तो वहीं से आया हूं यार, ये तो एसी तो अभी मिला है। बट जो बचपन से एसी देख रहा है उसको हाथ का पंखा पकड़ाओगे ना, बेटा 10 दिन लाइट नहीं आएगी, तो ये क्या है, होटल जाके रहूंगा मैं, ये आएगा उसमें। तो वो क्या हुआ, उसका माइंड रुक गया। वो दिखेगा आपको बेटा जिसकी खुद की दुकान होगी, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये आज नहीं सीखेगा तो कल गेम ओवर हो जाएगा उसका। बनिए जो होते हैं ना बिजनेस में, अभी वैश्य पर बहुत दिमाग होता है बिजनेस का उनके, वो अब छोटे छोटा बिजनेस बच्चे को सिखाते हैं, छोटी से छोटी चीज सिखाते हैं, जिससे उन्हें पता है कि आगे बिजनेस तभी जाएगा जब इसको जड़ें पता होंगी। अगर ये आज से हवाबाजी में आ गया तो बिजनेस डुबा देगा हमारा। यही फंडा होता है, 3 जनरेशन पर कुछ नहीं टिकता, इसीलिए क्योंकि आप अपने दिमाग को सीखने के लिए रखते ही नहीं हो तैयार, आप छोड़ देते हो उस चीज को, खत्म हो जाती है वो चीज। पढ़ेंगे इस टीम में 3 जनरेशन पर कुछ नहीं टिकेगा, एग्जाम्पल से एग्जाम्पल भरे पड़े। अभी देखना अंबानी, धीरू भाई अंबानी ने बनाया रिलायंस को, मुकेश अंबानी और ऊपर लेके गए, अब धीरे धीरे डाउन उस लेवल पे जाएगा नहीं। मुकेश अंबानी ही इज एक्सेप्शनल। अनिल अंबानी तो दिमाग उनका कहीं और था ना, दिमाग कहीं और होगा तो फिर इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। इंसान को जो उसके गोल होते हैं, जो उसकी लाइफ के एम होते हैं, उसी में फोकस रखना चाहिए। और जब उल्टी सी चीजें करने लगता है इंसान, तो इंसान गड़बड़ा जाता है। बोलते हैं ना कि राम जी के पास कैरेक्टर था इसलिए राम जी आज राम जी हैं, रावण के पास कैरेक्टर नहीं था इसलिए, वो सब कुछ होके भी उसके पास कुछ नहीं है। रावण के पास क्या नहीं था, ताकत थी, दिमाग था, इंटेलिजेंस, कितनी इंटेलिजेंस थी, सब पता था उससे, मतलब वरदान था उसके। शिव जी उसको, मतलब शिव जी का बहुत प्यारा था वो एक्चुअली। शिव जी के टॉप 5 अगर भक्तों की बात करो तो उसमें रावण का नाम आता है, पार्वती जी के साथ, पार्वती जी का तो आता ही, तो रावण का भी नाम आता है। इस लेवल पे उसके पास नॉलेज थी, उसके बाद भी उसकी हरकतें, सिर्फ उसका कैरेक्टर गड़बड़ था, इसलिए उसका गेम ओवर हो गया। तो वही होता है, इंसान को अपने चीज़ों को कंट्रोल में रखना होता है, इंसान को अपना दिमाग, अपनी सोच, जो उसका एक्चुअल में लाइफ का गोल है उसी में रखना चाहिए, वरना इंसान बर्बाद हो जाता है। खासतौर से आप जिस पीरियड में हो, आपको तो अपना करियर पे ही फोकस रखना चाहिए अभी। ठीक, आज इतना ही रखेंगे, आज पहली क्लास है, धीरे धीरे क्लास बढ़ेगी। आप लोग का जो भी पोर्टल है, जो आपका वेबसाइट है, मतलब ऐप है, उसमें जाना, उसमें आपको शेड्यूल मिल जाएगा क्लास का, शेड्यूल वीकेंड का रहा करेगा, वीकेंड का टाइम हम बता देंगे आपको, उस टाइम पे आप लोग को क्लास आना है। जो लोग ऑनलाइन बैठे हो, अभी नहीं आ पाए, नेक्स्ट क्लास से आ जाना है ना। क्लास में सिर्फ आपको व्हाइट पेजेस लेके आने हैं और ब्लू और व्हाइट पेन कह रहा हूँ, ब्लू और ब्लैक पेन लेके आना है, दैट्स इट, कुछ नहीं लेके आना उसके अलावा, कोई किताब कुछ नहीं, सब यहाँ से हम आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी शेड्यूल आ जाएगा।